हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग ब्रदर रेन के साथ फाइट को जीत जाता है, लेकिन उस फाइट को जीतने के फौरन बाद ही मास्टर बी लाओ पैट्रियार्च से कहते हैं, पैट्रियार्च सभी बच्चों से कह दो कि इनर सेक्टर एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, सभी बच्चे यहाँ से वापस चले जाएं। साथ ही इन सभी से ये भी कह दो कि तुम इस सेक्टर को खत्म करने वाले हो, यानी कि ये सेक्टर खत्म हो चुका है, इससे कोई भी यूनाइट सेक्टर नहीं है। पैट्रियार्च भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और मास्टर बी लाओ से कहते हैं, मास्टर बी लाओ आप ये बात कैसे कर सकते हैं, इस बात का मतलब क्या है कि हम लोग इस सेक्टर को डिसबैंड करने वाले हैं, लेकिन अचानक से आपने ये बात क्यों की। प्रिंस लैंग जो कि क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं वो वहीं से उनसे कहते हैं, तुम सभी को अब इस तरह की एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को जो कुछ भी करना था वो पहले करना चाहिए था। माउंटेन के नीचे का जितना भी रास्ता है वो सारे का सारा रास्ता हमारे सोल्जर्स ने ब्लॉक कर दिया हुआ है, इसलिए तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। इसलिए तुम सभी के लिए यही बेहतर रहेगा कि चुपचाप यहीं पर खड़े रहो और हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करो। पैट्रियार्च हैरान होकर उसे कहते हैं, प्रिंस लैंग अब इस बात का क्या मतलब है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, पैट्रियार्च मुझे नहीं लगता कि तुम कोई इतने छोटे से बच्चे हो जिसे इस बात की समझ नहीं आ रही। क्या लगता है कि मैं बाकी के सारे महान सेक्टर्स के महान मास्टर्स को यहाँ पर लेकर क्यों आया हूँ। ये सारे के सारे सेक्टर के पैट्रियार्च हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर मेरे साथ आए हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे एग्जाम्स देखने के लिए नहीं आए। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। प्रिंस लैंग अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और उसे कहते हैं, जब मेरा बेटा यहाँ पर आया था तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट लेकर, तुम्हें उसी वक्त तुम्हारी रिक्वेस्ट को मान जाना चाहिए था। अब जबकि मैं यहाँ पर खुद आ चुका हूँ तो मैं यहाँ पर खुद ही तुम्हारे बच्चों में से किसी को पिक करूंगा कि हमारी अकेडमी को ज्वाइन करने के लायक होंगे, जबकि बाकी सभी को मार दिया जाएगा। और साथ ही वो इशारा करते हैं, जैसे वो वहाँ पर इशारा करते हैं ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। सारे बच्चे अपने आसपास देखते हैं कि ये कैसी आवाज है, घोड़ों के पांव पांव की आवाज होती है। बहुत सारे सोल्जर्स अपने घोड़ों पर वहाँ पर आ जाते हैं और क्लिफ्स के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ से उन्होंने सारे बच्चों को वहाँ पर घेर लिया होता है। यूनाइट सेक्टर के सभी बच्चे क्योंकि इस वक्त एग्जाम में है और सारे के सारे इनर एल्डर्स और आउटर एल्डर्स भी यहीं पर हैं। ये सारे बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि हमारी ल्यूफियन सोल्जर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो सारे के सारी सोल्जर्स उसके डैड की आर्मी का हिस्सा हैं, उसके डैड की यूनिट के हैं। ल्यूफी हैरान होकर कहती है, ये तो रेड ब्लड कैवेलरी से है, लेकिन ये सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे फादर भी इस सब में शामिल है। मेरे फादर ने इन सारे सोल्जर्स को यहाँ पर भेजा है। लेकिन साथ ही कहती है, लेकिन मेरे फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं। पैट्रियार्च सोल्जर्स को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और प्रिंस लैंग से कहते हैं, कमीने कहेंगे ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जबकि प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, तुम्हें पता है कि ये आर्मी मेरी नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे स्वान ब्रदर की आर्मी है। जाओ जाकर उससे इस बारे में पूछो कि उसने अपनी आर्मी को यहाँ पर क्यों भेजा है। साथ ही प्रिंस लैंग आगे बढ़ते हैं और यूनाइट सेक्टर के सारे डिसाइपल्स से कहते हैं, यूनाइट सेक्टर के डिसाइपल्स मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पर अपने एम्परर के ऑर्डर्स के ऊपर आया था। पहले भी हम लोगों ने तुम्हारे पैट्रियार्च के सामने इस बात को रखा था कि हम लोग एक नई अकेडमी बनाने वाले हैं और उसके लिए हमें कुछ जीनियस डिसाइपल्स की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे पैट्रियार्च ने इस बात से मना कर दिया, जिसकी वजह से हमारे एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा है। और एम्परर के गुस्सा होने की वजह से एम्परर ने यहाँ पर जो ऑर्डर्स जारी किए हैं कि यूनाइट सेक्टर को डिसबैंड कर दिया जाए। आज के पास यूनाइट सेक्टर खत्म हो जाएगा और यूनाइट सेक्टर के साथ साथ सारे के सारे डिसाइपल्स भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम में से सिर्फ कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों को ही ये मौका दिया जाएगा कि वो स्नो मून अकेडमी को ज्वाइन कर सके, जबकि बाकी सभी लोगों की किस्मत उनके ऊपर डिपेंड करती है कि वो यहाँ पर क्या फैसला करेंगे। अगर वो हमारे खिलाफ जाएंगे तब भी मरेंगे, अगर भागने की कोशिश करेंगे तब भी मरेंगे। तो वो सारे बच्चे ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उनमें से एक बच्चा पीछे की तरफ देखता है, वहाँ पर क्लिफ में से एक छोटा सा रास्ता होता है। वो कहता है, मुझे याद है ये वाला रास्ता, ये बाहर की तरफ निकलता है, लगता है कि अभी उन्होंने इस रास्ते की तरफ नहीं देखा और वो भागता हुआ सिर्फ जा रहा होता है। जबकि उसी वक्त हान ज़ूटियान अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए वहाँ से नीचे से आइस क्रिस्टल्स निकालते हैं और वहाँ पर जितने बच्चे खड़े होते हैं उन सभी को एक ही बार में मार देते हैं। सारे आइस क्रिस्टल्स उनकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं, जबकि वो लड़का जो कि भागता हुआ जा रहा होता है वो भी वहीं पर मर जाता है। साथ ही वो पीछे वाले रास्ते को भी ब्लॉक कर देते हैं। हान ज़ूटियान उन सभी से कहते हैं, तुम सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन यहाँ से भागने का फायदा नहीं है, क्योंकि तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और वो सारे बच्चे पहले से भी ज्यादा घबरा जाते हैं। ये मास्टर तो वाकई में एक प्रोफाउंड ड्रामा का एक्सपर्ट है, इसने यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक के साथ हमारे बहुत सारे बच्चों को मार डाला। पैट्रियार्च सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी से अपनी पावर्स रिलीज करते हुए हान ज़ूटियान का नाम पुकारते हैं और चिल्लाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पैट्रियार्च जैसे वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, बाकी के सभी लोग भी उसी तरफ देखते हैं। हान ज़ूटियान जहाँ पर हमें पैट्रियार्च के स्पेशल मास्टर स्पिरिट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, इसके पास जो स्पेशल मास्टर स्पिरिट है उसका नाम
नाम 8 फ्लेम ड्रैगन ऑफ डेसोल्यूशन मार्शल स्पिरिट है। यूनाई सेक्टर में जितने भी मार्शल स्पिरिट्स हैं, इसकी मार्शल स्पिरिट्स उन सभी से सबसे ज्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव है। तो पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और गुस्से के साथ अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करती है, जबकि मास्टर बीला उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात को इग्नोर करते हुए बड़ी स्पीड से उड़ते हुए हांस ज़ूटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वो सीधे जाकर हांस ज़ूटियान के सामने लैंडिंग करते हैं, जबकि हांस ज़ूटियान उसे कहते हैं, नैनगोंग तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम यहाँ से जिंदा बच सकती हो? तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करो या ना करो, लेकिन तुम्हारा अंत तो पक्का है, तुम यहाँ पर मरने वाले हो, इसलिए चुपचाप यहाँ पर किसी कोने में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, लेकिन तुम मुझे कर क्यों रहे हो? हांस ज़ूटियान आगे से हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमारे यूनाई सेक्टर ने तुम्हारे विलेज के साथ कभी भी कोई पंगा नहीं लिया, यानी कि तुम्हारे सेक्टर के साथ। फिर तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए कोई भी मकसद नहीं है, फिर तुम हमारे ऊपर अटैक करने के लिए इनका साथ क्यों दे रहे हो? हांस ज़ूटियान आगे से हंसते हुए कहते हैं, लगता है कि तुमने अभी तक इस बात को नहीं समझा, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, साफ साफ बात करो कि तुम कहना क्या चाहते हो। हांस ज़ूटियान उसे कहते हैं, अब बस भी करो, तुम तो यहाँ पर नौटंकी किए जा रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि बाकी के जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सभी सेक्टर में से सबसे ज्यादा कमजोर सेक्टर तुम्हारा सेक्टर है। तुम्हें वाकई में लगता है कि प्रिंस लैंग यहाँ पर सिर्फ अपने बेटे की वजह से आया है? तुमने उसके बेटे को ये बात कही थी, जाकर अपने बाप से थोड़ी तमीज सीख ले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर के ऊपर आकर अटैक कर देगा, कि हम सभी लोग तो यहाँ पर रिसोर्सेज लेने के लिए आए हैं, क्योंकि तुम्हारा सेक्टर सबसे ज्यादा वीक सेक्टर है। प्रिंस लैंग ने कहा है, अगर हम लोग यहाँ पर उनका साथ देंगे तुम्हारे सेक्टर को तबाह करने में, तो इसके रिसोर्सेज को तकसीम किया जाएगा और उसमें से हाफ हम सभी को मिलेगा। पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन फिर साथ ही शांत होकर सोच रही होती है, वेंग ने बिल्कुल ठीक कहा था, हमारे सेक्टर में इंसाफ नहीं है, जिसकी वजह से हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा डिक्लाइन में चला गया है। ना ही हमारे इनर सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो भी यहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और कोई भी यहाँ पर हमें बचाने के लिए नहीं आने वाला। ये सब कुछ अपने ऊपर खुद ही लाया है। हमारे सेक्टर को अब तबाह होने से कोई भी नहीं बचा सकता। पैट्रियार्च हांस ज़ूटियान से कहते हैं, ये बात ठीक है कि हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा वीक है और हमारे पास तुम्हारे जितने रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन जब तक मैं इस सेक्टर का पैट्रियार्च जिंदा हूँ, तुम में से कोई भी यहाँ पर हमारे यूनाई सेक्टर के ऊपर एक उंगली भी नहीं उठा सकता और ना ही मेरे किसी बच्चे को यहाँ पर मार सकता है। सभी को यहाँ पर इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, तुमने यहाँ पर जो भी किया है। पैट्रियार्च जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, हांस ज़ूटियान जल्दी से अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए अपने सामने आइस के क्रिस्टल्स की शील्ड बना लेते हैं, लेकिन हांस ज़ूटियान की वो आइस की शील्ड भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती कि पैट्रियार्च के पंच को रोक सके। पैट्रियार्च पंच मारते हुए उसकी शील्ड को तोड़ देते हैं, लेकिन जैसे वो उसकी फाइनल शील्ड को तोड़ते हैं, उसी वक्त हांस ज़ूटियान अपने क्रिस्टल को उसके गले की तरफ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पैट्रियार्च उसके उस क्रिस्टल को भी अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। पैट्रियार्च ने उसके आइस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ा होता है, जबकि हांस ज़ूटियान अपने क्रिस्टल को तलवार की तरह पीछे से आगे की तरफ स्टैब कर रहा होता है, वो पीछे से जोर लगा रहा होता है, लेकिन पैट्रियार्च वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। तो हांस ज़ूटियान काफी दूर जाकर पीछे की तरफ गिरता है। वहाँ पर गिरने के बाद वो फिर से अपने पास से आइस क्रिस्टल्स निकालता है और उन आइस क्रिस्टल्स के साथ फिर से पैट्रियार्च के ऊपर अटैक करता है। पैट्रियार्च उसके सामने आगे की तरफ बढ़ते हुए आ रही होती हैं, जबकि वो सारे के सारे आइस क्रिस्टल्स उसकी बॉडी के साथ ही टकराते हुए वहीं पर टूटते जाते हैं, क्योंकि पैट्रियार्च के पास जो मास्टर स्पिरिट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसी तरह पैट्रियार्च आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, जहाँ तक कि पैट्रियार्च हांस ज़ूटियान के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। हांस ज़ूटियान अपने हाथ में एक आइस क्रिस्टल को पकड़ता है और तलवार की तरह घुमाते हुए पैट्रियार्च के गर्दन के ऊपर से चलाता है, लेकिन पैट्रियार्च पीछे की तरफ हटते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेते हैं। हांस ज़ूटियान पैट्रियार्च से कहते हैं, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पास जो मास्टर स्पिरिट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कोई ऐसा मौका देने ही नहीं वाला जिससे कि तुम दोबारा से मेरे ऊपर अटैक कर सको। और वो बार बार अपने आइस क्रिस्टल्स के साथ पैट्रियार्च के ऊपर अटैक करते हैं, यहाँ तक कि एक आइस क्रिस्टल उनकी गर्दन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। पैट्रियार्च वहीं से अपने सर को पीछे की तरफ झुकाते हुए अपने दांतों के साथ उसके आइस क्रिस्टल को पकड़ लेते हैं, फिर साथ ही अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसके आइस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ते हैं और नीचे वाली साइड से अपना पंच बनाते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारते हैं, जिससे हांस ज़ूटियान पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, जबकि प्रिंस लैंग भी उसी की तरफ देख रहा होता है कि ये इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हांस ज़ूटियान के पीछे गिरने के बाद पैट्रियार्च बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचने लगते हैं, उसी वक्त दूसरे सेक्टर लीडर अपने पास से एक छोटा सा पत्थर उठाते हैं, जिसे पैट्रियार्च के मुंह के ऊपर शूट करते हैं। पैट्रियार्च वहीं पर सेंटर में रुक जाते हैं। वो जैसे पीछे की तरफ देखते हैं, उसी वक्त दूसरे सेक्टर लीडर आगे बढ़ते हैं और उसे एक जबरदस्त पंच मारते हैं और पैट्रियार्च के ऊपर पंच मारने
के बाद उसे ऊपर हवा में उड़ा देते हैं। जबकि पैट्रियार्च अभी ऊपर की तरफ उड़ते हुए जा रहे होते हैं। ऊपर प्रिंस लैंग होता है। प्रिंस लैंग ऊपर की तरफ से उसे एक जबरदस्त किक मारता है, इससे पैट्रियार्च ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से आकर गिरता है और बहुत ही जोर से गिरता है। जब वो नीचे गिरा होता है उसी वक्त प्रिंस लैंग ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है और उसके ऊपर अपना पाँव मारता है। पैट्रियार्च जोर से चीख मारते हैं और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है क्योंकि पैट्रियार्च के ऊपर प्रिंस लैंग ने लैंडिंग की है, जिसकी वजह से उसकी कमर टूट गई है। वहाँ पर पैट्रियार्च को नीचे गिराने के बाद प्रिंस लैंग उसे फिर से किक मारते हैं और क्लिफ के ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। जबकि नीचे वाली साइड पर लिन फेंग होता है। मिस्टर बीलाओ कहते हैं पैट्रियार्च तो नीचे गिरने वाला है। वो लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ो और पैट्रियार्च को कैच करो। लिन फेंग जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है ताकि पैट्रियार्च को नीचे गिरने से कैच कर सके। जबकि उसी वक्त वहाँ पर स्लैंग का बेटा खड़ा होता है। वो उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम इस सब में शामिल हो सकते हो। हमारे लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है तो लिन फेंग उसके अटैक से बचने के लिए पीछे की तरफ बढ़ता है। जबकि उसी वक्त हमारे पैट्रियार्च ग्राउंड के ऊपर आकर गिर जाते हैं। मास्टर बीलाओ भी जल्दी से जंप करते हुए नीचे आ जाते हैं क्योंकि पैट्रियार्च तो अब बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अब वो और ज्यादा फाइट नहीं कर सकेंगे। प्रिंस लैंग मास्टर बीलाओ से कहते हैं बूढ़े मास्टर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं अभी सारे सोल्जर्स को इशारा करूंगा और तुम्हारे सारे के सारे बच्चों के ऊपर तीर चला दिए जाएंगे और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए जहाँ वहीं पर खड़े रहो। मास्टर बीलाओ भी वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि वो सारे बच्चों को मरवाना नहीं चाहते। यहाँ पर आगे क्या होने वाला है ये नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर एपिसोड 44 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यूनाइट सेक्टर के पैट्रियार्च की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि वो सारे के सारे सेक्टर पैट्रियार्च और प्रिंस लैंग उन सभी ने मिलकर पैट्रियार्च को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। वो ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर चुके हैं। जबकि प्रिंस लैंग तो बीलाओ से कहते हैं तुमने यहाँ पर एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो मैं अपने सोल्जर्स को इशारा करूंगा और वो तीरों को छोड़ देंगे, जिससे सारे के सारे यूनाइट सेक्टर के डिसाइपल्स मारे जाएंगे। मास्टर बीलाओ यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते सिवाय गुस्सा होने के। वो बस वहीं पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। प्रिंस लैंग आगे बढ़ते हैं और उन सारे बच्चों से कहते हैं चलो मैं तुम सभी के लिए एक ऑफर देता हूँ, बाद में ऐसा मत कहना कि मैं बहुत ज्यादा जालिम हूँ। में से वो सारे बच्चे जिनके नाम दीवारों के ऊपर लिखे हुए हैं, यानी कि जो बच्चे रैंकिंग वाले हैं, उन सभी के लिए एक ऑफर है। अगर तुम सभी लोग चाहो तो हमारी नई एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से सिर्फ वही लोग जिंदा बचेंगे जो कि हमारी एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। तो वो सभी बच्चे ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें, क्या हम लोग अपने सेक्टर को छोड़कर इनके साथ चले जाएं। पैट्रियार्च नैनकांग जो कि बुरी हालत में ग्राउंड के ऊपर पड़े होते हैं, वो वहीं से मास्टर बीलाओ से कहते हैं मास्टर बीलाओ प्लीज मेरी बात सुने। मास्टर बीलाओ कहते हैं हाँ बताओ। पैट्रियार्च उसे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम सारे बच्चों को ये बात बता दो कि वो सेक्टर को छोड़कर जा सकते हैं क्योंकि मैं सेक्टर को डिस्बैंड कर रहा हूँ। तो बीलाओ से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात उनको बता देता हूँ। तो मास्टर बीलाओ उन सारे बच्चों से कहते हैं यूनाइट सेक्टर के सभी डिसाइपल्स मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज हमारे यूनाइट सेक्टर के ऊपर दुश्मन ने अटैक किया है जो कि बहुत ही जालिम और बहुत ही बुरा दुश्मन है और हम लोग उसका मुकाबला करने के लायक नहीं है। हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ना ही हमारे पास इतना नंबर है। इसलिए मुझे लगता है कि आज हमारे यूनाइट सेक्टर का अंत होने वाला है। आज के बाद यूनाइट सेक्टर खत्म हो जाएगा। तुम सभी लोग क्योंकि बहुत ज्यादा यंग हो और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, तुम सभी को यहाँ पर यूनाइट सेक्टर के साथ मरने की जरूरत नहीं है। तुम सभी को अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना चाहिए। जाओ और जाकर मून एकेडमी को ज्वाइन कर लो। अगर तुम सभी लोग चाहो तो इनकी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारे पर गद्दारी का इल्जाम नहीं लगेगा। तो वो सभी बच्चे उनकी बात सुनने के बाद चुपचाप आगे की तरफ चल पड़ते हैं। वो प्रिंस लैंग की तरफ चल पड़ते हैं उनकी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। तो बीलाओ भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा उदास होते हैं कि उन्होंने सारे बच्चों को यहाँ पर अपनी एकेडमी में जगह दी, लेकिन अब ये सारे बच्चे इनको छोड़कर किसी दूसरी एकेडमी में जा रहे हैं। तो यहीं पर वो सारे बच्चे जो कि एकेडमी को छोड़कर जा रहे होते हैं, वहीं पर एक बच्चे का फादर खड़ा होता है। वो अपने बड़े बेटे को एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम अपने यूनाइट सेक्टर को छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम अपने सेक्टर को धोखा देना चाहते हो। तुम्हारा फादर जो कि इस सेक्टर का एक एल्डर हूँ, मैंने इसी सेक्टर से अपनी शुरुआत की थी, यहीं पर अपनी स्टडी की थी। अरे हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपने सेक्टर को धोखा देकर छोड़कर जाने की, जब हमारे सेक्टर को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं पर रैंकिंग वाले दो लड़के भी खड़े होते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं सभी लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम सभी को पता है कि तुम सभी लोग मरने वाले हो क्योंकि तुम सभी के नाम तो वहाँ पर रैंकिंग में लिखे भी नहीं हुए। दूसरी तरफ से वो वाले लड़के जो कि यूनाइट सेक्टर को छोड़कर नहीं जाना चाहते, हालांकि उनके नाम भी रैंकिंग्स में है, उनसे कहते हैं हमारे नाम भी दीवार के ऊपर लिखे हुए हैं और रैंकिंग्स में है, लेकिन हम लोग अपने यूनाइट सेक्टर को धोखा देकर
नहीं जाएंगे क्योंकि तुम सभी लोग गद्दार हो और अपने यूनाइट सेक्टर को छोड़कर जाना चाहते हो। ये सभी लोग आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। लिन फेंग आगे बढ़ता है, पैट्रियार्च से कहता है, पैट्रियार्च मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करता हूँ। जबकि यंग प्रिंस हान वहीं पर खड़ा होता है और कहता है, ये कमीना मेरी नजर से ओझल हो गया और अब पैट्रियार्च के पास चला गया है। स्लैंग अपने बेटे से कहते हैं, हान तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस लड़के को उसकी हेल्प करने दो क्योंकि बहुत ही जल्दी ये सभी लोग मरने वाले हैं, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। वो सारे बच्चे आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ से वो वाले बच्चे होते हैं जो छोड़कर जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ से वो वाले बच्चे होते हैं जो छोड़कर नहीं जाना चाहते। क्योंकि हमारे पैट्रियार्च चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं, सभी बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो। यूनाइट सेक्टर का रूल है कि लाइफ एंड डेथ अरीना के अलावा तुम लोग अपने सेक्टर के डिसाइपल्स को नहीं मार सकते, तुम किसी की जान नहीं ले सकते। तुम सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे की जान लेने पर क्यों तुले हुए हो। वो सभी लोग पैट्रियार्च की बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं। पैट्रियार्च उन सभी बच्चों से कहती है, तुम्हें भी ये बात पता है कि हमारा यूनाइट सेक्टर तुम्हें यहाँ पर सिर्फ गाइडेंस दे सकता है और प्रोटेक्शन दे सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन अब जबकि हम तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तुम सभी लोगों को ये आजादी है कि तुम सभी लोग सेक्टर को छोड़कर जा सकते हो, इसलिए तुम्हें आपस में बहस करने की या फिर फाइट करने की जरूरत नहीं है। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं क्योंकि तुम सभी बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, यहाँ पर तुमने काफी कुछ सीखा है और तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस है। फ्यूचर में तुम लोग महान मास्टर बन सकते हो, सभी को यहाँ पर मरने की जरूरत नहीं है। पैट्रियार्च उन सभी से कहते हैं, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था, अपने सेक्टर को ठीक से चला नहीं सका, जिसकी वजह से बाकी के लोग हमारे पर आकर अटैक कर रहे हैं और हम लोग इतने कमजोर हैं कि उनका सामना भी नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। पैट्रियार्च उन सभी के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं, मैं पैट्रियार्च, इसी वजह से तुम सभी लोगों की ये हालत है, इसी वजह से मैं तुम सभी से माफी मांगता हूँ। पैट्रियार्च जैसे उनके सामने वहाँ पर घुटने टेक देते हैं तो उनमें से काफी सारे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, नहीं हम लोग अपने पैट्रियार्च को छोड़कर नहीं जा सकते, चाहे हमें यहाँ पर मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन हम लोग अपने पैट्रियार्च को छोड़कर नहीं जाएंगे। बीलाओ भी पैट्रियार्च से कहते हैं, पैट्रियार्च अरे यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, अगर हमारा यूनाइट सेक्टर स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना होता, फिर भी ये सभी लोग यहाँ पर प्लान बनाकर हमारे पर अटैक करने के लिए जरूर आते। ये सभी लोग बहुत बड़े कमीने और घटिया इंसान है। वेन रेन जैन जो कि वहाँ पर अपनी बूढ़ी मास्टर के साथ खड़ा होता है, वो कहता है, अब जबकि पैट्रियार्च ने हार मान लिया और उसने कहा है कि हम लोग सेक्टर को छोड़कर जा सकते हैं, क्या मेरे पास कोई वजह बचती है यहाँ पर रहने की। और जल्दी से वो जंप करते हुए स्लैंग की तरफ चला जाता है। मास्टर चिल्लाकर उसे कहती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो कमीने कहीं के, तुम मेरे स्टूडेंट हो, यूनाइट सेक्टर के स्टूडेंट हो और तुम यहाँ पर अपनी मास्टर को छोड़कर कैसे जा सकते हो। स्लैंग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, रेन तुमने बहुत ही अच्छा किया जो मेरी साइड पर आ गए। लेकिन साथ ही वो कहती है, मुझे अकेला रेन नहीं चाहिए बल्कि मुझे लिन फेंग भी चाहिए, वो एक रियल टैलेंट है, उसके साथ तो हमारी नई एकेडमी बहुत जल्दी राइज करेगी। प्रिंस लैंग आगे बढ़ते हैं और लिन फेंग को पर्सनली इनवाइट करते हैं। वो उसे कहते हैं, लिन फेंग मैं तुम्हें यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, तुम मेरी एकेडमी को ज्वाइन कर लो। लेकिन लिन फेंग प्रिंस लैंग की बात को इग्नोर कर देता है, वो उसकी बात को सुनता ही नहीं। जबकि यंग प्रिंस नैन आगे बढ़ता है और उसे कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, मेरे फादर तुमसे बात कर रहे हैं और तुम उनके साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। तो प्रिंस लैंग फिर से लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी होली एकेडमी ऑफ जूजू को ज्वाइन कर लो। तुम मेरी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाते हो तो मैं तुम्हारी एक शर्त को पूरा कर दूंगा, तुम्हारी जो भी एक शर्त होगी। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ठीक है मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारी होली एकेडमी जूजू को ज्वाइन करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में वेन रेन जैन को मारना होगा। अगर तुम उसको मार डालोगे तो मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, लेकिन उसे मारने की जरूरत क्या है, तुम दोनों ही बहुत ज्यादा जीनियस हो और रेयर टैलेंट्स हो, तुम दोनों हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई भी शर्त हो तो मैं तुम्हारी उस शर्त को पूरा करने को तैयार हूँ, लेकिन ये वाली नहीं। लेकिन लिन फेंग उसकी बात को फिर से इग्नोर कर देता है। प्रिंस लैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इसी शर्त को पूरा कर देता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सैक्रिफाइस देने को भी तैयार हूँ। और प्रिंस लैंग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और जाकर हमारे रेन को गले से पकड़ लेते हैं। रेन भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और प्रिंस से कहता है, प्रिंस लैंग आप ये क्या कर रहे हैं। लैंग उसे कहती है, प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर लिन फेंग को चूज किया है, अब तुम्हें मरना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे बदले में लिन फेंग को हासिल करना ज्यादा बेहतर है। प्रिंस लैंग जैसे वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इनको मारने लगती हैं, उसी वक्त टीचर मोजी पीछे से बोलते हैं और उसे कहती हैं, प्रिंस लैंग कहीं आप बेवकूफ तो नहीं है, क्या आपको लगता है कि लिन फेंग आपके साथ ये वाली डील पूरी करने वाला है। वो अपने वादे को पूरा नहीं करेगा क्योंकि उसने आपके साथ इस तरह का कोई वादा किया ही नहीं कि इसको मारने के बाद वो आपकी एकेडमी को ज्वाइन करेगा या नहीं। प्रिंस लैंग उसकी बात सुनने के बाद कहती है, मोजी तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, अपनी बात को एक्सप्लेन करो। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मेरा एडवांटेज उठा सकता है। टीचर मोजी उसे कहती है, मुझसे अच्छा इस लड़के को कोई भी नहीं जानता, ये एक बहुत बड़ा कमीना लड़का है, इसने यहाँ पर तुम्हें बेवकूफ बनाया है। अगर तुम यहाँ पर रेन को मार भी देते तब भी ये तुम्हारी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए राजी नहीं होता। प्रिंस लैंग मोजी की बात सुनने के बाद बड़ी स्पीड से वापस आ जाते हैं और आकर लिन फेंग से कहते हैं, लिन
लिन फेंग, टीचर मौसी ने जहाँ पर जो कुछ भी कहा क्या वो वाकई में सच है? क्या तुम यहाँ पर मेरा नाजायज फायदा उठाने वाले थे? लिन फेंग आगे से हल्का सा मुस्कुरा देता और मुस्कुराते हुए कहता, हाँ क्यों नहीं, तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यूनाई सेक्टर को छोड़कर तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन कर लूंगा? प्रिंस लैंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त मास्टर बी लाओ से एक जबरदस्त किक मारते हैं और साथ ही वो भी आकर नीचे लिन फेंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यंग प्रिंस नैन चिल्लाकर अपने फादर का नाम पुकारता है, जबकि उसके फादर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, यंग प्रिंस तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही मास्टर बीला और लिन फेंग से कहता है, तुम दोनों ने यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला दिया। फिर साथ ही वो लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी ऑफर को रिजेक्ट क्यों किया, जबकि तुम्हें पता है कि यूनाई सेक्टर खत्म हो चुका है, यूनाई सेक्टर में कुछ भी नहीं बचा। अगर तुम अभी भी यूनाई सेक्टर को ज्वाइन करे रखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यहाँ पर मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। लिन फेंग उसे कहता, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा यूनाई सेक्टर बर्बाद हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, मुझे यहाँ से ज्यादा कुछ हासिल भी नहीं हो सकता। लेकिन मास्टर बीलाओ को मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। मास्टर बीलाओ का मेरे ऊपर एक एहसान है जिसके बदले में मैं यूनाई सेक्टर को छोड़कर नहीं जा सकता। प्रिंस लैंग उसकी बात सुनने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और लिन फेंग से कहते हैं, मुझे तुम्हारी ये वाली बात काफी ज्यादा अच्छी लगी, तुम्हारा यहाँ पर रुकने का मकसद काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें यहाँ पर इस सेक्टर में जिंदा नहीं छोड़ सकता। अगर और कोई भी यहाँ पर होता और ऐसी बात करता तो मैं उसको जिंदा छोड़ देता, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता कि तुम अभी से इतने स्ट्रांग हो। अगर तुम्हें छोड़ दिया गया तो कल को तुम मेरे लिए खतरा बन सकते हो। जबकि यहीं पर हमारी ल्यूफी आगे बढ़ती है और प्रिंस लैंग से कहती है, मैं तुम्हें अपने लिन फेंग को हाथ नहीं लगाने दूंगी। लिन फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लिन फेंग ल्यूफी से कहता है, ल्यूफी ये तुम क्या कर रही हो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए और ना ही बीच में बोलना चाहिए। जबकि प्रिंस लैंग भी उसे कहते हैं, फीफी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपने फादर की साइड पर होना चाहिए, तुम्हें अपने फादर का साथ देना चाहिए, जबकि उनकी पूरी आर्मी यहाँ पर है, इसलिए तुम्हें सब मसले में पड़ना नहीं चाहिए। फीफी उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर का नाम यहाँ पर लेने की, तुम तो बहुत ज्यादा कमीने इंसान हो। मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, लेकिन तुमने मेरे फादर की आर्मी को यूज किया है, पता नहीं उनको इस बारे में पता भी है या नहीं, लेकिन तुम उनकी रेड ब्लड कैवलरी को यहाँ पर लेकर आए हो और यहाँ पर आकर उन्हीं के भाई के सेक्टर को तबाह करने पर तुले हुए हो, जबकि वो हमारे पैट्रियार्च को अपना भाई मानते हैं, सगे भाई से भी ज्यादा मानते हैं। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 45 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 46 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था प्रिंस लैंग फीफी से कहते हैं, फीफी तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो अपने फादर की साइड लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फादर की आर्मी हमारे साथ है, इसका मतलब तुम्हारे फादर भी हमारे साथ हैं। तब फीफी से कहती है, तुम्हें मेरे फादर का नाम नहीं लेना चाहिए, मेरे फादर और पैट्रियार्च नैनगांग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो पैट्रियार्च नैनगांग को अपने भाई की तरह मानते हैं, जबकि तुम उन्हीं के भाई के सेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चले आए हो। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे फादर और मैं हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये वाला ऑर्डर एम्परर का ऑर्डर है, एम्परर के ऑर्डर पर ही हम लोग यहाँ पर आर्मी को लेकर आए हैं, इसलिए तुम्हारे फादर भी इस सब में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे फादर यहाँ पर पर्सनली आर्मी को लीड करते हुए नहीं आए, क्योंकि पैट्रियार्च उनका भाई है। वहाँ पर वो सारे बच्चे जो कि उनकी बातें सुन रहे होते हैं, उनमें से एक लड़का कहता है, इसका मतलब हमारी ल्यूफी ये गॉडली एरो की बेटी है। ये साथ वाला दोस्त उसे कहता है, गॉडली एरो ये किसका नाम है, क्या कोई वो बहुत बड़ा महान हीरो है, मैंने कभी गॉडली एरो के बारे में क्यों नहीं सुना। पहले वाला लड़का उसे कहता है, तो क्या तुमने गॉडली एरो के बारे में कभी नहीं सुना। जूजू एकेडमी में अगर टियान लैंग वैंग के अलावा कोई बहुत ज्यादा फेमस है तो वो गॉडली एरो है, यानी ल्यूफी का डैड है। इसका रियल नेम लियू कैंग लैन है, जबकि हमारी ल्यूफी का नाम ल्यूफी है। इसको गॉडली एरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार इसने आर्मी को लीड किया था, इसके साथ सिर्फ कुछ ही हजार सोल्जर्स थे, कुछ हजार सोल्जर्स के साथ इसने पूरे एक सिटी को डिफेंड किया, वहाँ पर हजारों के हिसाब से दुश्मनों को मार डाला और लास्ट में इसने उस सिटी को बचा लिया। इस वक्त उसके हाथ में एक पुरानी सी बो एरो थी, जिसकी वजह से इसे गॉडली एरो कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही बो एरो की मदद से अपने सोल्जर्स को लेकर उस पूरे सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया और उस सिटी को डिफेंड किया। दूसरी आर्मी के जनरल को इसने अपनी बो एरो को यूज करते हुए 1 माइल दूर से ही निशाना लगाकर सिर्फ एक ही निशाने में मार डाला था। उसके बाद ये खून से लथपथ वहाँ से वापस आया था और उसी वाकये के बाद से इसे गॉडली एरो का नाम दिया गया, जूजू कंट्री का सबसे महान प्रोटेक्टर। और ये अपने साथ जितने सोल्जर्स को जिंदा वापस लेकर आया था, सभी के सभी सोल्जर्स क्योंकि खून में लिपटे हुए थे, इसी वजह से उन सभी को रेड ब्लड कैवलरी कहा जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गॉडली एरो पैट्रियार्च का दोस्त हुआ करता था, यानी कि ये गॉडली एरो भी हमारे यूनाई सेक्टर से ही निकला है और इसके बाद इसने यूजू एकेडमी को ज्वाइन किया और अब ये गवर्नमेंट के लिए काम करता है। प्रिंस लैंग अपने बेटे से कहते हैं, यंग हान जल्दी से आगे बढ़ो और फीफी को घर लेकर जाओ। यंग प्रिंस हान से कहता है, ठीक है फादर मैं इसे घर ले जाता हूँ। वो आगे बढ़ता है और फीफी से कहता है, फीफी चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। जबकि फीफी उसे कहती है, मुझसे दूर रहो, मुझे छूना मत। वो उसके करीब पहुँचता है। लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ाता है और उसे कहता है, इससे
इससे दूर रहो, तुम्हें इसके करीब आने की जरूरत नहीं है। जबकि यंग प्रिंस हान इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिन फेंग से कहता है, बच्चे क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे रोक सकते हो? लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। फीफी भी लिन फेंग से कहती है, लिन फेंग तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिन फेंग जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और अपनी तलवार के साथ यंग प्रिंस हान के ऊपर अटैक करता है। जबकि यंग प्रिंस हान अपने हाथ को सामने करते हुए उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो सिर्फ अपने हाथ के साथ ही उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करता है कि लिन फेंग के हाथ में उसकी जो तलवार होती है वो भी कांप रही होती है। लिन फेंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। यंग प्रिंस उसे कहता है, कचरे कहीं के, तुम तो अपनी तलवार को भी सीधे से नहीं पकड़ पा रहे, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला करने के लायक हो। साथ ही वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, लेकिन सिर्फ एक ही उंगली के साथ अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। सिर्फ एक ही उंगली के साथ वो लिन फेंग पर जब अटैक करता है, लिन फेंग अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन काफी दूर तक धकेला हुआ जाता है। जबकि फीफी यंग प्रिंस से कह रही होती है, यहीं पर रुक जाओ, जी तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? और यंग प्रिंस तो इस बात से काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसने लिन फेंग के ऊपर अटैक किया, लेकिन लिन फेंग अभी तक जिंदा है। यंग प्रिंस फीफी से कहता है, फीफी जितना ज्यादा तुम इस लड़के के लिए मेरे सामने रेजिस्ट करोगी, उतना ही ज्यादा मैं इस लड़के को तड़पा तड़पा कर मारूंगा, इसलिए तुम रेजिस्ट करना बंद करो और मेरे साथ चुपचाप घर वापस चलो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे अलावा किसी की भी नहीं हो। फीफी उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर कोई बहुत ही महान काम कर रहे हो, तुम इस वक्त अपनी सोल लेयर के 4th लेवल पर हो, जबकि ये लड़का अपनी सोल लेयर के 2nd लेवल पर है। लड़के को मारने पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा नाम ऊंचा होगा? जबकि यंग प्रिंस उसे कहता है, अब बस मेरा इंतजार करो, मैं इस लड़के को निपटा कर आता हूँ। फीफी वहीं पर खड़ी उसे बस गालियां दे रही होती है। दूसरी तरफ मास्टर बी लाओ प्रिंस लैंग के साथ फाइट कर रही होती है। यंग प्रिंस बी लाओ को पंच मारते हैं और उसे कहते हैं, तुम इस सेक्टर के एक प्रोटेक्टर हो, मैं तुम्हें यहाँ पर इस सेक्टर को प्रोटेक्ट करने का एक मौका दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरे ऊपर किक मारी है, वजह से अब मैं तुम्हारे साथ फाइट भी ना करूँ तो इससे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे किक मारने की। फिर साथ ही प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर फाइट करने के दौरान तुम मुझे हरा देते हो, अपने सारे सोल्जर्स को लेकर यहीं से चुपचाप वापस चला जाऊंगा। मास्टर बी लाओ उसे कहते हैं, अगर तो वाकई में तुम अपने अल्फाज को पूरा करो, अगर तुम अपने किए हुए वादे को पूरा करोगे तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा ताकि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। साथ ही वो दोनों वहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ उसका बेटा और लिन फेंग आपस में फाइट कर रही होती हैं। लिन फेंग अपनी स्वर्ड फोर्स को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एनर्जी की बनी हुई काफी सारी तलवारें निकालता है, यंग प्रिंस के ऊपर अटैक करता है। जबकि यंग प्रिंस अपने हाथ को सामने घुमाते हुए उसकी सारी एनर्जी की बनी हुई तलवारों को वहीं पर तोड़ देता है और कहता है, क्या तुम इसे स्वर्ड फोर्स कहते हो? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल स्वर्ड फोर्स क्या होती है। और वहाँ पर अपनी स्वर्ड फोर्स को रिलीज करता है तो उसकी स्वर्ड फोर्स बहुत ज्यादा होती है। लिन फेंग जल्दी से अपनी आंखों में अपनी आई पावर्स को रिलीज करता है ताकि वो उसकी स्वर्ड फोर्स के अंदर फ्लॉस को देख सके, तो वहाँ से कोई वीकनेस दिखाई दे ताकि वो उस फोर्स को चीरता हुआ आगे की तरफ निकल सके, लेकिन उसे कोई भी वीकनेस दिखाई नहीं देती। लिन फेंग कहता है, इसके अंदर तो कोई भी वीकनेस नहीं है और मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, मैं इसको डॉज भी नहीं कर सकता। तो वो भागता हुआ सीधा सामने की तरफ चला जाता है और अपनी स्वर्ड ऑफ निर्वाणा के फर्स्ट मूव लाइफ टेकिंग मूव को यूज करते हुए अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करता है। लिन फेंग को लगता है कि वो अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करते हुए कि स्वर्ड फोर्स को सेंटर से चीर सकता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर उसकी फोर्स के साथ अपनी तलवार को टकराता है, उसी के साथ ही वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और लिन फेंग की तलवार भी टूट जाती है और लिन फेंग भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। यंग प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस लायक नहीं हो कि मेरा मुकाबला कर सको, तो एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें किसने कह दिया था कि सीधा डायरेक्टली मेरी स्वर्ड फोर्स के साथ आकर हिट हो। लूफी भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो बी लाओ जो कि प्रिंस लैंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, प्रिंस लैंग वहीं पर नीचे की तरफ देखता और कहता है, क्या वो लड़का मर गया? ताकि कि मेरे बेटे ने इस बार कुछ ज्यादा ही फोर्स को रिलीज कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का अभी तक जिंदा है और बेहोश होने का नाटक कर रहा है। इस वक्त हमारे लिन फेंग की तरफ भी दिखाते हैं। लिन फेंग हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। यंग प्रिंस इस बात से पूरी तरह कॉन्फिडेंट होता है कि उसने लिन फेंग को मार दिया है। वो सीधा ल्यूफी के पास चला जाता है। ल्यूफी से कहता है, फीफी मैंने उस कचरे को मार दिया है, चलो अब घर चलते हैं। ऐसी वो हमारी फीफी के करीब पहुंचता है। उसी वक्त लिन फेंग पीछे से उठकर खड़ा हो जाता है। प्रिंस लैंग उसी की तरफ देख रहा होता है। उसी वक्त मास्टर बीला उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारते हैं और कहते हैं, डोंट यान, तुम किस तरफ देख रहे हो? तुम फाइट के दौरान इसी तरह डिस्ट्रैक्टेड होते रहे तो फिर बाद में मत कहना कि मैं तुम्हारे से फाइट को जीत गया। यंग प्रिंस ल्यूफी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसे पकड़ने लगता है। उसी वक्त हमारा लिन फेंग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। अपनी कोनी के अंदर अपनी सारी मार्शल स्पिरिट को इकट्ठा करता है, सारी फोर्स को, और उसके बाजू के ऊपर आकर अटैक करता है और उसके बाजू को तोड़ देता है। फिर साथ ही वो नीचे की तरफ से झुकते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे यंग प्रिंस चिल्लाता हुआ पीछे की तरफ गिर जाता है। प्रिंस लैंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं, अभी अभी लिन फेंग ने जिस स्पेशल मूव को यूज किया है, उस स्पेशल मूव ने उसने स्वर्ड यूनिटी फोर्स को यूज किया
है। अभी बहुत ज्यादा यंग है, 16-17 साल इसकी एज होगी, लेकिन इसे स्वर्ड्स यूनिटी फोर्स को यूज करना आता है। इसलिए मैं इसे हर हाल में यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ सकता। या तो ये मेरे साथ जाएगा या इसे यहीं पर मरना होगा, कि इसके पास जो फोर्सेस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जबकि ल्यूफी भी उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान होती है। लिन फेंग उसे कहता है, मिस लियो, कहीं तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए परेशान तो नहीं हो रही थी? तो फिर उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही उसे कहती है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इससे मेरी जान बचाई। फिर साथ ही वो और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है, जबकि हमारा लिन फेंग हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। तो लिन फेंग ल्यूफी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, मैंने उसके दाएं बाजू को तोड़ दिया है, अब वो यहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं ये सारे तुम्हारे फादर की आर्मी से हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे पर अटैक करेंगे, इसलिए तुम यहाँ से पहले निकल जाओ। तो फिर उसे कहती है, ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। यंग प्रिंस अपने टूटे हुए बाजू को लेकर वहीं पर बैठा होता है और लिन फेंग से कहता है, कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के बेकार टैक्टिक्स को मेरे पर यूज करने की? तुमने मेरे पर स्नीक अटैक किया है। लिन फेंग उसे कहता है, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के लिए यही तरीका सबसे बेस्ट है, तुम्हारे जैसे लोगों को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहीं पर टीचर मोजी से कहती है, लिन फेंग तुम मेरे बारे में क्या ख्याल है? लगता है कि तुम मुझे भूल चुके हो कि मैं भी यहीं पर हूँ। तो लिन फेंग अभी वहीं पर खड़ा होता है कि मास्टर मोजी भी वहीं पर नीचे उतर आते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। यंग प्रिंस उसे कहता है, बूढ़े मास्टर जल्दी से बताओ कि तुम किस साइड पर हो, क्या हमारी साइड पर हो या इसकी साइड पर हो? मास्टर मोजी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हैं। जब मास्टर बीलाओ उसकी तरफ देखते हैं कि मोजी यहाँ पर क्या कर रहा है, उनका ध्यान भटकता है। प्रिंस लैंग उसके ऊपर अटैक करता है और मास्टर बीलाओ को एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे मास्टर बीलाओ नीचे की तरफ गिर जाते हैं। मास्टर बीलाओ के नीचे गिरने के साथ ही प्रिंस लैंग अपने सोल्जर से कहते हैं, चलो जल्दी से शूट करो, और वो सभी लोग अपने एरोज को लोड करने के बाद सारे बच्चों के ऊपर एरोज को चला देते हैं। तो वहाँ पर नीचे यूनाई सेक्टर के जितने बच्चे होते हैं सभी बच्चों को एरोज लगते हैं और उनमें से काफी सारे वहीं पर नीचे मर जाते हैं, कि हमारे पैट्रियार्च अपनी चेयर के ऊपर बैठे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। मास्टर बीलाओ बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, अब मैं क्या करूँ, मैंने इस मौके को गवा दिया। मैं जहाँ पर अपने यूनाइट सेक्टर और यूनाइट सेक्टर के डिसाइपल्स की जान बचा सकता था, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से मैं इस मैच को हार गया। मास्टर बीलाओ जैसे वहाँ पर बच्चों की तरफ देख रहे होते हैं उसी वक्त प्रिंस लैंग फिर से आगे बढ़ता है और उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। हमारे मास्टर बीलाओ नीचे ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकते हैं और वहीं पर वो हार मान लेते हैं। मास्टर बीलाओ अब आगे से रेजिस्ट भी नहीं कर रहे। लैंग फिर से नीचे चला जाता है और उसे कॉलर से पकड़कर उठा लेता और कहता है, तुमने तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी हार मान ली, अभी तक मेरा जी नहीं भरा, चलो जल्दी से मेरे साथ दोबारा से फाइट करो। तुम तो यूनाइट सेक्टर के प्रोटेक्टर हो, तुम्हें यहाँ पर फाइट करना होगी, चलो जल्दी से मेरे साथ फाइट करो और अपने यूनाइट सेक्टर को प्रोटेक्ट करो। मास्टर बीलाओ से कहते हैं, मेरे सेक्टर के लिए अब कोई भी उम्मीद नहीं बची, यहाँ पर किसको प्रोटेक्ट करूँ, मैं यहाँ पर किसके लिए फाइट करूँ? और यहीं पर हमारी एपिसोड 46 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर बीलाओ भी हार मान लेते हैं, क्योंकि प्रिंस लैंग वहाँ पर इशारा करते हैं अपने आर्चर्स को, जो कि उन सारे बच्चों के ऊपर तीर चला देते हैं। मास्टर बीलाओ को लगता है कि उन्होंने आखिरी मौका गवा दिया अपने यूनाइट सेक्टर को बचाने का। वहाँ पर प्रिंस लैंग के सामने हार मान देते हैं। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, तुम तो बिल्कुल एक बेकार इंसान हो, मुझे तो लगा था कि यूनाइट सेक्टर का प्रोटेक्टर वाकई में अपने सेक्टर को प्रोटेक्ट कर सकता है। उसे वहीं पर फेंक देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारा लिन फेंग काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। मास्टर मोजी फाइट में एंटर हुए थे और वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद वो लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हैं। तो लिन फेंग जख्मी होने के बाद सामने की तरफ देख रहा होता है और सामने की तरफ उसे टीचर मोजी दिखाई देती है। मास्टर मोजी सामने यंग प्रिंस हान को उठा रहे होते हैं। तो लिन फेंग जो कि फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। टीचर मोजी उसे कहते हैं, तुमने इस बारे में कभी भी सोचा नहीं होगा कि तुम भी कभी इस हालत में आओगे। यूनाइट सेक्टर तो बर्बाद हो चुका है, अब मैं यूनाइट सेक्टर का एक एल्डर नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारा सर काट कर प्रिंस के सामने पेश करता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे जिंदा रहने का एक मौका बढ़ जाएगा और वो लोग मुझे अपने साथ ले जाएंगे और अपनी एकेडमी का एक एल्डर बना देंगे। तो मास्टर मोजी लिन फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो यंग प्रिंस हान उसे कहता है, मास्टर मोजी यहीं पर रुक जाओ, हम लोग इस लड़की को मारना ही चाहते हैं, तो उससे पहले मुझे जरा इसके साथ खेल लेने दो। अगर मुझे यहाँ पर मजा आया तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फिर मोजी उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, ठीक है तुम आगे बढ़ो और जो चाहे वो इसके साथ कर सकते हो। तो यंग प्रिंस हान जल्दी से आगे बढ़ता है और जाकर हमारे लिन फेंग के सामने खड़ा हो जाता है और उसके सामने खड़ा होकर
हल्का सा मुस्कुराता है और फिर साथ ही हमारे लिन फेंग के पेट में एक जबरदस्त किक मारता है। इससे हमारा लिन फेंग पीछे की तरफ गिर जाता है। तो लिन फेंग के पीछे गिरने के बाद वो उसके हाथ के ऊपर अपना पाँव मारता है ताकि वो उसके हाथ को तोड़ सके। वो बार बार उसके ऊपर अपना पाँव मार रहा होता है। हमारा लिन फेंग वहीं पर चिल्ला रहा होता है। तो वहीं पर उसका कमीना बाप प्रिंस लैंग ऊपर खड़ा उसे कह रहा होता है, बेटा बहुत ही अच्छे, सारे का सारा गुस्सा इसके ऊपर उतार दो, इसने तुम्हारा बाजू तोड़ा है, तुम भी इसका बाजू तोड़ दो। मास्टर बीलाओ भी जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और सामने की तरफ देखते हैं कि वहाँ पर उनके डिसाइपल लिन फेंग के साथ क्या हो रहा है। मास्टर बीलाओ इस बात से काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं कि उनकी वजह से लिन फेंग के साथ यहाँ पर इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि बीलाओ की वजह से लिन फेंग ने इस सेक्टर को ज्वाइन रखने का फैसला किया और इनके सेक्टर को नकार दिया, जिसकी वजह से अब लिन फेंग के साथ ये सब कुछ हो रहा है। मास्टर बीलाओ प्रिंस लैंग से कहते हैं, प्रिंस लैंग तो क्या तुम यहाँ पर लिन फेंग को एक और मौका दोगे? प्रिंस लैंग उसे कहता, हाँ मैं उसे एक और मौका दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम उसको मना सको तो उसे मनाना होगा कि वो हमारी होली मून अकेडमी को ज्वाइन कर ले। मास्टर बीलाओ से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो साथ ही चलाकर लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग मेरी बात को गौर से सुनो, मुझे पता है कि तुम हमारे यूनाइट सेक्टर के साथ काफी ज्यादा अटैच्ड हो, तुम मेरे साथ काफी ज्यादा अटैच्ड हो, लेकिन अगर तुम यहीं पर इसी बात पर अड़े रहे कि तुम यूनाइट सेक्टर को छोड़कर नहीं जाओगे तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे बाकी ये सारे अनलकी बच्चों की तरह। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फैसले को बदली करो, तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस है, तुम जाओ और जाकर मून अकेडमी को ज्वाइन करो। यंग प्रिंस हान भी अपने डैड से कहता है, डैड क्या मुझे यहाँ पर रुकना है? कि डैड उसे कहते हैं, हाँ जरा रुक जाओ। प्रिंस हान भी पीछे की तरफ हट जाता है और उसे कहता है, लिन फेंग तुम काफी ज्यादा लकी हो जो मेरे डैड की नजर तुम्हारे ऊपर है और वो तुम्हें जिंदा रखना चाहते हैं, ना मैंने तुम्हें यहाँ पर कब का मार दिया होता। मास्टर बीलाओ लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग चलो जल्दी से फैसला करो, चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो, तुम्हारे ऊपर कोई भी इस बात का इल्जाम नहीं लगाएगा कि तुमने अपने सेक्टर के साथ गद्दारी की है। लिन फेंग अपने आसपास देखता है, वहाँ पर बाकी के जितने सेक्टर लीडर्स होते हैं वो बाकी के सारे बच्चों और एल्डर्स के ऊपर अटैक करके उनको एक एक करके मार रहे होते हैं। लिन फेंग उन सभी की तरफ देखता है और हिम्मत करते हुए उठकर खड़ा हो जाता है। यंग प्रिंस जो कि वहीं पर खड़ा होता है वो लिन फेंग से कहता है, अगर तुम यहाँ पर ये बात भी चूज करते हो कि तुम हमारी एकेडमी को ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वहाँ पर भी तुम्हें कोई आराम की जिंदगी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारा सामना मेरे साथ होने वाला है। तो लिन फेंग अपना फैसला कर लेता है, वो उठकर बैठता है और मास्टर बीलाओ से कहता है, मास्टर बीलाओ मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने यूनाइट सेक्टर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं इन सभी कमीनों की शक्ल रोजाना नहीं देख सकता, इसलिए मैं इनकी मून अकेडमी को ज्वाइन नहीं करूंगा। मास्टर बीलाओ भी चिल्लाकर उसे कहते हैं, लिन फेंग ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि इस सेक्टर को छोड़कर चले जाओ। प्रिंस लैंग और यंग प्रिंस दोनों ही ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लिन फेंग मास्टर बीलाओ से कहता है, मैं लिन फेंग मैंने यूनाइट सेक्टर को ज्वाइन किया था ताकि मैं एक महान मास्टर बन सकूं, अब जबकि मेरे यूनाइट सेक्टर को मेरी जरूरत है तो मैं यहाँ पर पीठ दिखाकर किसी और अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए नहीं जा सकता, तो मुझे मरना है तो मैं यूनाइट सेक्टर का एक स्टूडेंट बनकर ही मरने वाला हूँ। फिर साथ ही मास्टर बीलाओ से कहता है, मास्टर बीलाओ यहाँ पर कोई ज्यादा लोग नहीं है, बस कुछ सोल्जर्स हैं और उनके साथ 4 एल्डर्स हैं, इन सभी को आसानी से निपटा सकते हैं। तो लिन फेंग की बात सुनने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स भागते हुए अपने पैट्रियार्च के सामने चले जाते हैं, जबकि हान जूटियान अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए उन सभी बच्चों को मार रहे होते हैं। पैट्रियार्च अपनी चेयर के ऊपर बैठे होते हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो उठकर फाइट नहीं कर सकते। काफी सारे बच्चे उनके आसपास होते हैं ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके। पैट्रियार्च उन बच्चों से कहते हैं, तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए, जबकि तुम सभी लोग अभी तक जिंदा हो, ये मेरे पीछे है, ये मुझे मारना चाहता है, तुम्हें नहीं मारना चाहता। तो एक स्टूडेंट पैट्रियार्च से कहता है, पैट्रियार्च इस तरह की सिचुएशन में हमारा काम बनता है कि हम अपने पैट्रियार्च की रक्षा करें, क्योंकि आपकी हालत काफी खराब है, हम लोग आपको इस टाइम में इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हैं। साथ ही वो बाकी के सारे बच्चों से भी कहता है, हमारा सामना जिस दुश्मन के साथ है वो एक पैट्रियार्च है और अपनी परफॉर्म लेयर पर है, इसलिए हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, हम उसे बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोका रख सकते हैं। पैट्रियार्च भी चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं, सभी लोग साइड पर हट जाओ, तुम में से कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर ये बेवकूफी मत करो। उनमें से एक स्टूडेंट पैट्रियार्च से कहता है, पैट्रियार्च हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमारा यूनाइट सेक्टर खत्म हो चुका है और हम लोग यहाँ पर वैसे भी मरने वाले हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी हमें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपने पैट्रियार्च की रक्षा करते हुए अपनी जान दें। पैट्रियार्च उनसे कहता है, मैं तुम सभी को तुम्हारी ड्यूटीज से रिलीफ देता हूँ, तुम सभी लोग आजाद हो, तुम लोग यूनाइट सेक्टर के स्टूडेंट्स नहीं रहे। मैं तुम्हारा पैट्रियार्च हूँ, जब मैं तुम्हारा पैट्रियार्च नहीं रहा तो तुम सभी को यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग रैंक वाले बच्चे हो और तुम्हारे पास काफी सारी एबिलिटीज हैं, तुम सभी लोग आसानी से जूजू अकेडमी में ज्वाइन कर सकते हो। सभी लोग उसे कहते हैं, पैट्रियार्च आप बस भी करें, आप यहाँ पर हमें कन्विंस नहीं कर सकते, हमने अपना ज़हन बना लिया है, हम यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करेंगे।
करेंगे। और वो सभी लोग भागते हुए हान जूटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो, अपने पैट्रियार्च की रक्षा करो। जबकि पैट्रियार्च अभी भी अपनी कुर्सी के ऊपर से उठकर उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते। जूटियान जल्दी से अपनी आइस स्वॉर्ड को निकालता और कहता है नैनगोंग, लगता है कि तुम्हें इन सारे छोटे कीड़ों की हिफाजत की जरूरत है, लेकिन तुम्हें लगता है कि ये सारे स्मॉल फ्राइज यहाँ पर तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे। और वो सारे हान जूटियान के इर्द गिर्द जाकर खड़े हो जाते हैं। पैट्रियार्च अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और रोते हुए कहते हैं तुम सभी लोगों को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग जिंदा बच सकते हो, यहाँ पर मेरी रक्षा करना छोड़ दो। साथ ही वहाँ पर सामने की तरफ दिखाते हैं हान जूटियान उन सभी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वो अपनी तलवार को घुमाते जाते हैं और उनमें से एक एक करके उन सभी को मारते जाते हैं। वहाँ पर वो जितने भी बच्चे भागते हुए हान जूटियान को रोकने के लिए गए थे, हान जूटियान ने उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को मार दिया है। पैट्रियार्च के पास सिर्फ एक ही बच्चा बचता है। पैट्रियार्च वहाँ पर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और कहते हैं तुम सभी को पता नहीं है, पर तुम सभी लोग मेरे सेक्टर के स्टूडेंट्स हो और तुम्हारे मरने पर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। यहीं पर पैट्रियार्च के पास एक और लड़का खड़ा होता है। वो पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च क्या आपको पता है कि मेरी वाइफ एक आइस यूजर के हाथों से मारी गई थी। उसको जिस बंदे ने मारा था वो भी आइस की पावर्स को यूज कर सकता था और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। मैं अपनी वाइफ की मौत का बदला भी नहीं ले पाया। लेकिन पैट्रियार्च, जहाँ पर जैसे इन लोगों ने अटैक किया उसी वक्त आप इनके सामने खड़े हो गए और आपने इस आइस यूजर के ऊपर अटैक किया, का सामना किया। चाहे आपकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, लेकिन आपकी वजह से मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई। हम सभी को अपने यूनाइट सेक्टर के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आई। पैट्रियार्च से कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? अब यहाँ पर कोई भी उम्मीद की किरण नहीं है, क्योंकि मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मैं एक पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं हूँ। वो लड़का पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च, क्योंकि तुम हमारे सेक्टर के पैट्रियार्च हो, इसी वजह से हम यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट तुम्हारी करते हैं। हम सभी ने ये कसम खाई थी कि हम अपने पैट्रियार्च का साथ देंगे, चाहे हमें यहाँ पर अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ जाए। पैट्रियार्च से कहते हैं तुम बहुत ज्यादा गलत बात कर रहे हो। मैं तुम लोगों का पैट्रियार्च तो हूँ, लेकिन मैं तुम सभी को यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं दे पाया। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फिर मेरे साथ तुम्हारी उम्मीद की किरण भी दफन हो जानी चाहिए। तुम सभी को अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। जूटियान भी उसके सामने आकर खड़े हो जाती है और कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा नैनगोंग, तुम इनकी उम्मीद की किरण नहीं हो। पहले तुमने जहाँ पर अपने सेक्टर को खो दिया और अब जहाँ पर तुम अपनी जान भी खोने वाले हो। वो लड़का भी भागता हुआ अपना नाइफ लेकर हान जूटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हान जूटियान अपनी आइस स्वॉर्ड को सिर्फ एक ही बार घुमाते हैं, उसके पूरे के पूरे बाजू को ही काट देते हैं, जिससे वो लड़का वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। हान जूटियान उसे थप्पड़ मारते हुए पीछे की तरफ गिरा देते हैं और कहते हैं कचरे कहेंगे, मेरे रास्ते से दूर हटो। लेकिन हान जूटियान उस लड़के को जान से नहीं मारते और नैनगोंग से कहते हैं पैट्रियार्च नैनगोंग, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने इस लड़के को जान से क्यों नहीं मारा? पैट्रियार्च चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो। लेकिन इन सारे बच्चों ने कुछ नहीं किया, ये सभी बच्चे निर्दोष हैं, इन सभी को जाने दो। हान जूटियान उसके सामने खड़े होकर उसे कहते हैं यूनाइट सेक्टर तुमसे है, तुम यूनाइट सेक्टर के पैट्रियार्च हो और इन सभी को तुम्हारे अंदर एक उम्मीद की किरण नजर आती है। मैं इन सभी की उम्मीद की किरण को इन सभी के सामने बुझाने वाला हूँ। मैं सभी डिसाइपल्स के सामने तुम्हारी जान लूंगा और उसके बाद देखता हूँ कि तुम्हारे डिसाइपल्स क्या करते हैं। इन सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अब इनके यूनाइट सेक्टर के लिए कोई भी फ्यूचर नहीं बचा। साथ ही हान जूटियान अपनी तलवार को नीचे गिराने के बाद पैट्रियार्च को किक मारते हुए उसकी चेयर से नीचे गिरा देते हैं, फिर साथ ही उसे फिर से किक मारते हैं, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। हान जूटियान अपनी पावर्स को यूज करते हुए ग्राउंड के अंदर से काफी सारे आइस के क्रिस्टल्स निकालते हैं, जो कि पैट्रियार्च की बॉडी के अंदर दस जाते हैं और वो उन्हीं क्रिस्टल्स के साथ पैट्रियार्च को वहाँ पर बाइंड कर लेते हैं। पैट्रियार्च वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। वो अपने आइस क्रिस्टल्स के साथ पैट्रियार्च को ऊपर हवा में ऊंचा उठाते हैं, ताकि पैट्रियार्च अपनी आंखों के साथ अपने सारे डिसाइपल्स को वहाँ पर मरता हुआ देख सके। वहाँ पर ऊपर से अभी भी तीर चल रहे होते हैं, जबकि नीचे उनके यूनाइट सेक्टर के डिसाइपल्स होते हैं, जिनको वो तीर लग रहे होते हैं और वो बेचारे वहीं पर चिल्ला रहे होते हैं। हान जूटियान उन सभी डिसाइपल्स से कहते हैं यूनाइट सेक्टर के डिसाइपल्स, आप यहाँ पर देखो कौन है। सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर उनके पैट्रियार्च होते हैं। वो सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो हमारे पैट्रियार्च हैं। फिर साथ ही हान जूटियान हंसते हुए उनसे कहते हैं ये तुम्हारी आखिरी उम्मीद की किरण है तुम्हारे यूनाइट सेक्टर के लिए। तुम सभी को अभी भी लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपने पैट्रियार्च के साथ यूनाइट सेक्टर को बचा सकते हो, इसलिए तुम सभी लोग सपना देखना बंद करो। तुम सभी का अंत आ चुका है, यूनाइट सेक्टर खत्म हो चुका है। और साथ ही वो अपने हाथ में एक बड़ा साइज क्रिस्टल निकालते हैं और उसे पैट्रियार्च की बॉडी के अंदर दंसा देते हैं और उन बच्चों से कहते हैं हमारी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 47 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसी हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हान जूटियान अपने आइस क्रिस्टल को पैट्रियार्च की बॉडी के अंदर दंसा देते हैं और सभी बच्चों से कहते हैं तुम्हारी यूनाइट सेक्टर की आखिरी उम्मीद का दिया भी यहाँ पर बुझ चुका है। और वो सभी बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि उनके पैट्रियार्च भी यहाँ पर मर गए हैं। तो अब यहाँ पर उनके लिए क्या बचा है, यूनाइट सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है। पैट्रियार्च जो कि अपनी बॉडी के अंदर आइस क्रिस्टल दंसने के बाद जूटियान की तरफ देख रही होती हैं, वो उसकी तरफ देखते देखते वहीं पर ही अपनी आंखें बंद कर देते हैं और वो सारे बच्चे चिल्लाकर अपने पैट्रियार्च का नाम पुकारते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि पैट्रियार्च मर गए हैं, लेकिन अभी तक पैट्रियार्च जिंदा हैं, वो मरे नहीं हैं। फिलहाल सिर्फ उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। हान जूटियान उसके ऊपर अटैक करने के बाद वहीं पर खड़े होते हैं कि एक सोल्जर उसके पास आता है और उसे कहता है प्रिंस लैंग ने आपके लिए नए ऑर्डर्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि लिन फेंग को पकड़ा जाए। हान जूटियान कहते हैं तो वो कचरा लड़का अभी तक जिंदा है, लगता है कि प्रिंस लैंग उस लड़की को हैंडल नहीं कर पा रहा। ठीक है, फिर मैं भी जाकर उसको पकड़ता हूँ। सोल्जर उनसे कहता है सिचुएशन काफी ज्यादा बदल चुकी है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी ये सब कुछ से निपटाना होगा। जूटियान उसे कहती है ठीक है मैं अभी आता हूँ। कि वो लड़का थोड़ी देर पहले जिसका बाजू कट गया था वो रेंगता हुआ सीधा अपने पैट्रियार्च के करीब पहुँच जाता है ताकि वो अपने पैट्रियार्च को उन आइस क्रिस्टल से बाहर निकाल सके। यहीं पर दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पर टीचर मोजी खड़े होते हैं। टीचर मोजी का गला किसी ने काट दिया है और ये हमारे मास्टर कुंगलाओ ने किया है। मास्टर कुंगलाओ अपने हाथ में एक नाइफ लेकर टीचर मोजी के गले पर अटैक करते हैं और उसका गला काट देते हैं। मास्टर कुंगलाओ से कहते हैं यूनाइट सेक्टर का प्रोटेक्टर होने के नाते, क्योंकि तुम एक एल्डर थे और एल्डर होने के बाद भी तुमने हमारे सेक्टर को धोखा दिया और दूसरे सेक्टर के लिए अपने सेक्टर को छोड़कर जा रहे हो, इसी वजह से तुम्हारी सजा मौत से भी ज्यादा होनी चाहिए। मौत तो तुम्हारे लिए बहुत ही कम सजा है, तुम एक गद्दार हो। यंग प्रिंस खान भागता हुआ अपने डैड के पास चला जाता है और अपने डैड से कहता है डैड पता नहीं ये बुढ़ा कहाँ से निकल आया, इसने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। ये तो अच्छी बात है कि ये उस बूढ़े मास्टर के पीछे था, अगर ये मेरे पर अटैक करता तो मैं भी अब तक मर चुका होता। उसके डैड उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा भी था कि लिन फेंग को जल्दी से मार डालो। मास्टर कुंगलाओ लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग मैं और बीलाओ हम दोनों तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। आज के पास यूनाइट सेक्टर तुम्हारा है, यूनाइट सेक्टर की आखिरी उम्मीद तुम हो। अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब यूनाइट सेक्टर अभी तक जिंदा है और इसे दोबारा से रीबिल्ड किया जा सकता है। प्रिंस लैंग जल्दी से मास्टर बीलाओ को पंच मारते हुए कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम लोग इस लड़के को यहाँ से बचाकर ले जा सकते हो। मास्टर बीलाओ अपने बाजू को सामने करते हुए प्रिंस लैंग के अटैक को ब्लॉक करते हैं। उसी वक्त उसके पीछे से मास्टर कुंगलाओ निकलते हैं और वो अपनी नाइफ के साथ प्रिंस लैंग के ऊपर अटैक करते हैं। प्रिंस लैंग पीछे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है। तो उसके अटैक्स को अवॉइड करने के साथ ही हमारे बीलाओ आगे बढ़ती हैं और अपने दोनों हाथों को सामने करते हुए अपने एक स्पेशल मूव हिवनली क्रेन पाम को यूज करते हुए लैंग के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे प्रिंस लैंग पीछे की तरफ गिर जाता है। इसे एक जबरदस्त झटका लगता है, वो पीछे की तरफ गिर रहा होता है कि उसका बेटा उसे पीछे से संभाल लेता है और अपने फादर से कहता है हमारे बाकी के सारे एलाइज यहाँ पर नहीं है, मैंने उनके लिए मैसेज भिजवा दिया है, वो जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मास्टर बीला और मास्टर कुंगलाओ दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। मास्टर बीलाओ सामने रहते हैं जबकि मास्टर कुंगलाओ उसके शैडो में जाकर छुप जाते हैं। प्रिंस लैंग पीछे देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये दूसरा बुढ़ा उसके पीछे जाने के बाद छुप कैसे सकता है। मास्टर बीलाओ अकेले आगे बढ़ते हैं और प्रिंस लैंग के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे ही वो प्रिंस लैंग के ऊपर अटैक करते हैं प्रिंस लैंग उसके बाजू को पकड़ लेता है। प्रिंस लैंग जैसे उसके बाजू को पकड़ता है उसी वक्त मास्टर कुंगलाओ पीछे से निकलते हैं और प्रिंस लैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। प्रिंस लैंग फिर से पीछे की तरफ गिर जाता है। तो प्रिंस लैंग इस टेक्निक की वजह से बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वो अब इस मास्टर को कैसे निपटे कि जो कि मास्टर वहाँ पर मास्टर बीलाओ के शैडो में जाकर छुप रहा है। प्रिंस लैंग जल्दी से अपने दोनों हाथों पर अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करता है और कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल पावर क्या होती है। तो सामने की तरफ 5 उंगलियों को करते हुए स्लैशेस लगाता है। हालांकि वो स्लैशेस काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं, लेकिन मास्टर कुंगलाओ सामने से फिर से गायब हो जाते हैं और मास्टर बीलाओ के शैडो में छुप जाते हैं। प्रिंस लैंग कहते हैं अब मुझे समझ आ गई ये मास्टर यहाँ पर कर क्या रहा है। ये बुढ़ा आदमी दूसरे मास्टर के शैडो के अंदर जाकर छुपता है। बीलाओ जब मेरे ऊपर अटैक करता है ताकि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सके, मैं उसके अटैक की वजह से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। उसी वक्त कुंगलाओ पीछे से निकलता है और मेरे ऊपर अटैक कर देता है। प्रिंस लैंग कहते हैं लगता है कि इन दोनों से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब जबकि मुझे पता है कि वो उसके शैडो में छुपा हुआ है तो मुझे लगता है कि अब मैं उससे निपट सकता हूँ। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करते हैं। उसी वक्त मास्टर बीलाओ नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड करते हैं और बड़ी स्पीड से जंप करते हुए प्रिंस लैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे वो प्रिंस लैंग के करीब पहुंचते हैं। प्रिंस लैंग जंप करते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। वो ऊपर की तरफ एक जंप लगाते हैं और इस बार वो काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने इसके अटैक को अवॉइड कर लिया, क्योंकि अगर वो उसके शैडो से दूर रहेंगे तो कुंगलाओ उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो ऊपर जंप करने के बाद नीचे की तरफ देखते हैं तो मास्टर बीलाओ का शैडो गायब हो जाता है। प्रिंस लैंग कहते हैं कहीं वो बुढ़ा मास्टर लिन फेंग को बचाने के लिए तो नहीं चला गया, मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। जबकि उसी वक्त उसके अपने शैडो के पीछे से मास्टर कुंगलाओ निकलते हैं और अपने नाइफ को उसकी गर्दन पे रख लेते हैं और कहते हैं हिलना मत वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। यंग प्रिंस खान भी चिल्लाकर अपने फादर का नाम पुकारता है। मास्टर बीलाओ से कहते हैं
हैं, अगर तुम अपने फादर को जिंदा देखना चाहते हो तो एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वहीं पर खड़े रहो। साथ ही मास्टर बीलाओ लिनफेंग को उठा लेते हैं और कहते हैं, लिनफेंग मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले चलता हूँ। प्रिंस लैंग मास्टर कुंगलाओ से कहते हैं, तुमने ये सब कुछ कैसे किया? तुम तो उस बूढ़े मास्टर के शैडो के अंदर छुपे हुए थे, फिर तुम यहाँ पर मेरे पीछे कैसे आ गए? मास्टर कुंगलाओ से कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं शैडो के अंदर ही छुपा हुआ था। मैं तब तक उसके शैडो के अंदर रहा जब तक उसका शैडो उसके साथ था, लेकिन जब तुम्हारा शैडो उसके शैडो के साथ टकराया तब मैंने उसके शैडो को छोड़ दिया और तुम्हारे शैडो के अंदर आ गया। मेरी स्पेशल एबिलिटी है कि मैं किसी दूसरे के शैडो के साथ उसके शैडो में एंटर हो सकता हूँ जब तक कि उसके दोनों के शैडोज आपस में टच करेंगे। मास्टर बीलाओ कहते हैं, मैं अभी अपनी क्रेन स्पिरिट को बुलाता हूँ और हम लोग यहाँ पर से उड़कर निकल जाएंगे। लेकिन जैसे वो वहाँ पर क्रेन स्पिरिट को बुलाने लगते हैं उसी वक्त ग्राउंड के अंदर से काफी सारे आइस क्रिस्टल्स निकलते हैं। हांस जूटियान वहाँ पर आ जाते हैं। मास्टर कुंगलाओ भी इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि दूसरे सेक्टर लीडर अपने हाथ से एक पत्थर उठाकर मास्टर कुंगलाओ के हाथ पर मारते हैं, जिससे उनके हाथ से उनका नाइफ भी छूट जाता है। प्रिंस लैंग जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हुए मास्टर कुंगलाओ के पेट में एक जबरदस्त कोहनी मारता है और मास्टर कुंगलाओ पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो वो तीनों एल्डर्स भी वहीं पर आ जाती हैं। उसे कहते हैं, प्रिंस लैंग तुम हम तीनों को यहाँ पर लेकर आए एक बेकार से सेक्टर को तबाह करने के लिए। तुम्हें लगता है कि इस सेक्टर को तबाह करने के लिए हम तीनों एल्डर्स की यहाँ पर जरूरत भी थी? ये सभी लोग तो कुछ ज्यादा ही वीक हैं। जबकि प्रिंस लैंग उनसे कहता है, अगर तुम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बाद आते तो अब तक इसने मेरा गला काट दिया होता, मैं मर चुका होता। चोकिंग उसे कहते हैं, क्या वाकई में ऐसी बात है कि तुम इसको नहीं मार पा रहे? मैंने तो सुना था कि जुजू एकेडमी के प्रिंस लैंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। प्रिंस लैंग उनसे कहते हैं, अगर सिर्फ यहाँ पर बीलाओ होता तो फिर तो मैं उसको आसानी से निपटा सकता था, क्योंकि बीलाओ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये दोनों मास्टर एक साथ मिलकर किसी स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहे हैं। ये सारी वैसे मेरे बेटे की गलती है। उसने लिनफेंग को मार दिया होता, लेकिन वो उसके साथ खेलने लग गया था। उसी वक्त वहाँ पर ये बूढ़ा मास्टर कहीं से आ टपका। बूढ़े मास्टर के यहाँ पर आने के बाद से दोनों की पावर से एक जितनी है और दोनों मिलकर अटैक कर रहे हैं। हान जूटियान कहते हैं, तो क्या ये वाकई में वही दोनों प्रोटेक्टर्स हैं, बीलाओ और कुंगलाओ? इन दोनों के साथ तो मैं कब से फाइट करना चाहता था। मैं देखना चाहता हूँ कि प्रोटेक्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तो आज फाइनली मैं इन दोनों को यहाँ पर देख पा रहा हूँ। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, नैनगोंग का क्या हुआ? क्या तुमने पैट्रियार्च नैनगोंग को मार दिया या नहीं? हान जूटियान उसे कहते हैं, हाँ उसको मैंने निपटा दिया, उसको तो मैंने मार दिया है, वो मर चुका है। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, लेकिन तुमने उसको मारा कैसे? जूटियान उसे कहते हैं, जब मैं उसके साथ फाइट कर रहा था तब वो बहुत ज्यादा वीक था, पहले से काफी ज्यादा जख्मी था, इसी वजह से वो मुझसे प्रॉपर्ली फाइट भी नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मैंने अपने आइस क्रिस्टल्स को उसकी बॉडी के अंदर दंसा दिया। उसी वक्त उसने वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर दी थी, वो मर चुका है। प्रिंस लैंग भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, नैनगोंग लिंग जो कि यूनाई सेक्टर का पैट्रियार्च है, हमारे जूजू कंट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। उसके पास जो मार्शल स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट है। क्या वो बंदा इतनी आसानी से यहाँ पर मर सकता है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। यहीं पर दूसरी तरफ पैट्रियार्च का सीन भी दिखाते हैं। पैट्रियार्च के काफी सारे डिसाइपल्स उनकी बॉडी को उन आइस क्रिस्टल्स के ऊपर से उतार लेते हैं और उन्होंने उन्हें ग्राउंड के ऊपर लिटाया होता है और वहीं पर उसके सामने बैठकर रो रहे होते हैं। हान जूटियान कहते हैं, पैट्रियार्च अब बूढ़ा हो चुका है, अपने प्राइम टाइम को गुजार दिया, अब वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, जब सारे ऑर्गन्स को मैंने डैमेज कर दिया है, वो मर चुका है। टेंग वुशान उसे कहते हैं, तुम्हें वाकई में लगता है कि नैनगोंग मर चुका है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि नैनगोंग अभी तक मरा है, वो अभी तक जिंदा है। हान जूटियान उसकी बात सुनने के बाद हैरान होकर उसे कहते हैं, इस बात का क्या मतलब है कि वो अभी तक जिंदा है? मैंने उसे अपने हाथों से मारा है। वुशान उसे कहती है, क्योंकि मैं 20 स्पिरिट्स को कंट्रोल करता हूँ और उन 20 स्पिरिट्स को स्टडी करता हूँ, इसलिए मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। अगर तुम किसी मार्शल आर्टिस्ट को मारना चाहती हो तो उसकी मार्शल स्पिरिट को फेड होने दो। उसकी मार्शल स्पिरिट उसकी बॉडी को छोड़कर चली जाती है, उसके बाद ही एक बंदा मर सकता है, एक मार्शल आर्टिस्ट मर सकता है। लेकिन अगर उसकी मार्शल स्पिरिट अभी भी उसकी बॉडी में जिंदा है, कि तुमने उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा जख्मी भी कर दिया है, लेकिन फिर भी वो अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है। तो मुझे ये बात सेंस हो रही है, पैट्रियार्च की बॉडी के अंदर उसकी मार्शल सोल अभी तक जिंदा है, वो फेड नहीं हुई। हान जूटियान उसे कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो मर चुका है और मरने के बाद भी उसकी मार्शल सोल अभी तक यहाँ पर कैसे हो सकती है? तो वो सारे बच्चे काफी ज्यादा उदास होते हैं कि उनका पैट्रियार्च मर चुका है। वो लोग अभी वहीं पर अपने पैट्रियार्च की डेड बॉडी के पास ही खड़े होते हैं कि उसी वक्त एक तीर उड़ता हुआ आता है और एक लड़के को लगता है। साथ ही वहाँ पर और भी बहुत सारे तीर चलना शुरू हो जाते हैं। वो सारे तीर उन्हीं बच्चों के ऊपर चलाए जा रहे होते हैं। वो सभी लोग एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे की जान बचा रहे होते हैं। उनमें से एक उड़ता है, दूसरों से कहता है, चलो जल्दी से यहाँ से भागो, जबकि वो उसे कहता है, आगे तो सही, लेकिन हम लोग भाग कर जाएंगे कहाँ? हम पर तो हर तरफ मौत ही मौत है। और एक एक करते हुए उसके आसपास जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी को तीर लगते जाते हैं और वो सभी वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। कि वो बच्चा जिसका बाजू कटा हुआ था वो भी तीर लगती है और वो भी जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। साथ ही पैट्रियार्च की बॉडी की तरफ भी दिखाते हैं। पैट्रियार्च की बॉडी के ऊपर से उसकी मार्शल स्पिरिट निकल रही होती है। वो लड़का साथ साथ रो रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पर कौन है जो हमारे यूनाई सेक्टर को बचा सकता है? हमारे यूनाई सेक्टर को मरने से कौन बचाएगा? इसी के साथ ही पैट्रियार्च की आंखें खुल जाती हैं और पैट्रियार्च की पूरी बॉडी उसकी मार्शल स्पिरिट के साथ कवर हो जाती है। क्योंकि सारे सेक्टर लीडर्स भी
भी जल्दी से उसी की तरफ देखते हैं कि अब वहाँ पर क्या हो रहा है। पैट्रियार्च की पूरी बॉडी मास्टर स्पिरिट्स के साथ कवर होती है और वो जल्दी से वहाँ पर उठकर खड़े हो जाते हैं। वो सिर्फ उठकर खड़े नहीं होते बल्कि उनकी मास्टर स्पिरिट पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि उसकी फ्लेम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो पैट्रियार्च जहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट के बलबूते पर जिंदा है, हालांकि उनकी रियल बॉडी तो कब की मर चुकी है। क्या पैट्रियार्च बाकी के सभी लोगों को मारकर अपने डिसाइपल्स की जान बचा पाएंगे या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर एपिसोड 48 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पैट्रियार्च की बॉडी के डेड होने के बाद उनकी मास्टर स्पिरिट अभी तक उनकी बॉडी के साथ ही होती है और उनकी मास्टर स्पिरिट उनकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है और पैट्रियार्च फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। पैट्रियार्च अब यहाँ पर एक बेजर्क बीस्ट की तरह है, हालांकि उनके पास अपनी कॉन्शियसनेस नहीं है, वो होश में नहीं है, लेकिन उनकी मास्टर स्पिरिट यहाँ पर उनका बदला लेने वाली है। तो बाकी के सारे सेक्टर लीडर्स ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। प्रिंस लैंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, नैनगोंग लिंग की पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती हैं। टैंग वुशेन उनसे कहते हैं इसकी पावर्स को तो डेसिपेट हो जाना चाहिए था। वक्त के साथ साथ जब इसकी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही है तो इसकी मास्टर स्पिरिट को भी फेड हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी पावर्स तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी मास्टर स्पिरिट ने नैनगोंग को दोबारा से रिवाइव कर दिया है। तो पैट्रियार्च अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करने के बाद जब उठकर खड़े हो जाती है तो उसी वक्त उनके ऊपर तीरों की बरसात की जाती है। आसपास के सोल्जर्स उनके ऊपर तीर चलाते हैं। पैट्रियार्च वहीं पर खड़े खड़े अपने मुंह के अंदर अपनी पावर्स को बढ़ते हैं और सामने की तरफ एक जबरदस्त रोर लगाते हैं। सामने की तरफ से जितने भी एरोज आ रहे होते हैं वो सारे के सारे तो उसके साथ पावर के साथ टच होने के बाद नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी रोर की वजह से सोल्जर्स के पास जो घोड़े होते हैं वो सभी लोग भी बेजर्क हो जाते हैं। सोल्जर्स कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हमारे सोल्जर्स उसकी रोर की वजह से डर रहे हैं और डर के मारे यहाँ से भागने वाले हैं। सारे एरोज पैट्रियार्च के सामने ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, जबकि वो लड़का जिसने वहाँ पर जोरदार चीख मारी थी, जिसका बाजू कटा था, उसको भी क्योंकि तीर लगे होते हैं वो अपने पैट्रियार्च की तरफ आखिरी बार देखता है और वहीं पर गिरकर वो भी मर जाता है। प्रिंस लैंग और इसके साथ बाकी के दोनों लीडर्स वहीं पर ग्राउंड में खड़े होते हैं, जबकि उसी वक्त पैट्रियार्च अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सभी लोग भी जल्दी से पीछे की तरफ हटते हैं कि पैट्रियार्च तो हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहा है। पैट्रियार्च वहाँ पर एक जबरदस्त एंट्री मारता है और पूरे के पूरे अरीना को भी तोड़ देता है, जबकि वो सभी लोग जंप करते हुए हवा में चले जाते हैं। मास्टर बीला, कुंगला और साथ में हमारा लिन फेंग, वो तीनों भी वहीं पर होते हैं। टैंग वुशान उनसे कहते हैं लगता है कि पैट्रियार्च ने अपनी फुल मार्शल पावर्स को अवेकन कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हमें बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा। यंग प्रिंस हान भी वहीं पर नीचे गिरा होता है। मास्टर कुंगला और बीला उसे कहते हैं तुम लिन फेंग को अपने साथ लेकर यहाँ से पहले चले जाओ, मैं इन सभी को यहाँ पर रोक कर रखता हूँ, मुझे यहाँ पर नैनगोंग की हेल्प करना होगी इन सभी को मारने में, कि हम लोग बाकी के बचे हुए सेक्टर मेंबर्स को बचा सके। बीला उसे कहते हैं ठीक है तुम अपना ध्यान रखना, और साथ ही वो अपनी क्रेन स्पिरिट को वहाँ पर बुला लेती है ताकि वो अपनी क्रेन स्पिरिट पर बैठकर वहाँ से जा सके, और वो जल्दी से लिन फेंग को लेकर क्रेन स्पिरिट के ऊपर जंप कर जाते हैं, जबकि पैट्रियार्च वहीं पर खड़े होते हैं। तो लिन फेंग हमारे पैट्रियार्च की तरफ देखता है तो पैट्रियार्च वहाँ पर उसे कुछ कहती है। पैट्रियार्च उसे कहती है लिन फेंग तुम्हें इस बात को याद रखना होगा, आज हमारा यूनाई सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन हमारी उम्मीद की किरण बाकी है, तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमेशा सिर्फ स्ट्रॉन्ग की ही रिस्पेक्ट की जाती है, पर सिर्फ स्ट्रेंथ ही बाकी रहेगी, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा और दोबारा से यूनाई सेक्टर को बनाना होगा ताकि कोई भी तुम्हारे यूनाई सेक्टर को दोबारा डिस्ट्रॉय न कर सके। हांजू टियान कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इसको अपने हाथों से मारा था, मेरा आइस क्रिस्टल इसकी बॉडी के अंदर दंसा हुआ था। प्रिंस लैंग उनसे कहते हैं अब इस बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले इसको मारना होगा, आज नैनगोंग को कम्प्लीटली मारना होगा, तभी हम लोग यूनाइट सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। टैंग वुशान उनसे कहते हैं जरा रुको, मुझे लगता है कि मुझे सबकी समझ आ गई है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं तुम्हें क्या समझ आ गई। एल्डर शान उनसे कहते हैं मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान देखा है कि जब किसी की मास्टर सोल बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि उसकी फुल पावर को बियर कर सके, उसकी मास्टर सोल अवेकन नहीं होती और उसकी बॉडी के अंदर ही अपनी पावर्स को दबाई रखती है, इसी वजह से वो कभी भी अपनी मास्टर सोल को फुल पावर के साथ यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो फुल पावर के साथ उसको यूज करेंगे तो उन्हें एक बहुत ही जबरदस्त बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब कोई इंसान मौत के बहुत ज्यादा करीब होता है तब उसकी मास्टर सोल कम्प्लीटली अवेकन हो जाती है। मुझे लगता है कि इस वक्त पैट्रियार्च नैनगोंग की मास्टर सोल इस वक्त फुली अवेकन है, क्योंकि वो इस वक्त मौत के बहुत ज्यादा करीब है। इस लैंग उसे कहते हैं तो तुम्हारा मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। एल्डर शान उनसे
कहते हैं मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ इसके अटैक्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसकी मास्टर सोल इस वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये इसकी अपनी ही बॉडी को यहाँ पर अंदर से खा रही है और बहुत ही जल्दी इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगी। हमें इसके साथ फाइट करने की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर तक इसको रोका रखना होगा और इसकी अपनी ही मास्टर सोल इसको मार डालेगी। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं चलो ठीक है, फिर तुम्हारे प्लान के ऊपर ही काम करते हैं, चलो जल्दी से डिस्पर्स हो जाते हैं और वो वहाँ पर अपने आप को स्प्लिट कर लेते हैं। जबकि एल्डर टैंग वुशैन जल्दी से अपनी बड़ी सी लिजर्ड के ऊपर बैठते हैं और कहते हैं मुझे लिन फेंग को पकड़ना होगा, हम यहाँ से किसी को भी निकलने नहीं दे सकते। हम अपनी उड़ने वाली लिजर्ड के ऊपर बैठकर जो बीलाओ के पीछे जाते हैं, जबकि मास्टर कुंगलाओ उसका पीछा करते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से नहीं जा सकते। पैट्रियार्च अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सबसे पहले हान जुटियान के ऊपर अटैक करते हैं। वो हान जुटियान का पीछा कर रहे होते हैं। हान जुटियान भी वहीं पर रुकते हैं और कहते हैं ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ा, लगता है किसे अभी और ज्यादा चाहिए, और वो वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और फिर से पैट्रियार्च की बॉडी के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स को दंसा देता है। लेकिन पैट्रियार्च वहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारते हैं जिससे उनकी पावर्स रिलीज होती है और उनके आसपास जितने भी आइस के क्रिस्टल्स होते हैं वो सभी के सभी टूट जाते हैं और हान जुटियान भी पीछे की तरफ गिर जाते हैं और काफी जख्मी हो जाती हैं। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं हान जुटियान तुम इसके साथ हेड ऑन फाइट क्यों कर रहे हो, तुम्हें कहा था कि इससे फाइट नहीं करनी। लेकिन हान जुटियान उसकी तरफ देखकर बहुत सा हैरान होते हैं और उनसे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक अनडेड बन चुका है, जरा देखो तो सही, इसकी मास्टर स्पिरिट इसकी बॉडी के ऊपर जितने भी होल्स हैं उन सभी को फिल कर रही है, यानी कि इसके जख्मों को दोबारा से भर रही है। जबकि दूसरी तरफ टैंग वुशैन अपने बड़े से लिजर्ड के ऊपर मास्टर बीलाओ के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। लिन फेंग पीछे की तरफ देखता है, मास्टर बीलाओ से कहता है मास्टर वो तो बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। मास्टर टैंग वुशैन भी उसे कहते हैं बीलाओ इस लड़के को मेरे हवाले कर दो, हम लोग सिर्फ इस लड़के को मारना चाहते हैं, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। जबकि मास्टर बीलाओ लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग जरा कस के पकड़ना, अब मैं यहाँ से फ्लिप करने वाला हूँ। वो अपने क्रेन की स्पीड को बढ़ाते हैं और फ्लिप करते हुए बड़ी स्पीड से सामने की तरफ जाते हैं। एल्डर शैन भी जल्दी से अपने लिजर्ड से कहते हैं लेविएथन लिजर्ड चलो जल्दी से तुम भी अपनी स्पीड को बढ़ाओ, और वो भी अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है कि वो लिजर्ड अपने मुंह के अंदर से एनर्जी बॉल भी फेंक सकती है। वो अपने मुंह के अंदर एनर्जी क्रिएट करती है और सामने की तरफ उसे रिलीज करती है। लिन फेंग और मास्टर बीलाओ उसके एनर्जी के अटैक को वहाँ पर बड़ी मुश्किल से अवॉइड करते हैं। मास्टर बीलाओ कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ये तो एक जान लेवल का डीमन बीस्ट है, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, इसकी एक हिट के साथ हम लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो सकते हैं। वो बार बार उनके ऊपर पीछे से एनर्जी ब्लास्ट कर रहा होता है, जबकि मास्टर बीलाओ अपने क्रेन को हैंडल करते हुए उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहे होते हैं। यही पर जब वो लिजर्ड लास्ट के ऊपर उनके ऊपर अटैक करता है तो वो सीधा जाकर पिरट क्रेन के पंख के ऊपर लगता है। जैसे ही वो क्रेन वहाँ पर जख्मी होता है उसी के साथ मास्टर बीलाओ भी जख्मी हो जाते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। लिन फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि मास्टर शैन उसे कहते हैं मुझे समझ आई कि ये स्पिरिट एनिमल ये तुम्हारा अपना स्पिरिट एनिमल है, अगर ये जहाँ पर जख्मी होगा तो तुम भी जख्मी होगे। वो स्पिरिट के नीचे की तरफ गिरने वाला होता है। मास्टर बीलाओ कहते हैं हम लोग यहाँ पर नहीं गिर सकते, और वो वहीं पर फिर से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं और इस क्रेन के पंख को दोबारा से हील कर देते हैं और उनका क्रेन फिर से उड़ना शुरू कर देता है। मास्टर बीलाओ अपने स्पिरिट क्रेन को लेकर क्लिफ के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। वो दोनों तरफ से क्लिफ्स के दरमियान उड़ रहे होते हैं। मास्टर शैन भी अपने बड़े से लिजर्ड को लेकर उनके करीब होते हैं और उनके पीछे पीछे उसी क्लिफ के नीचे चले जाते हैं। लेविएथन लिजर्ड उनके करीब पहुंचने के बाद फिर से अपने मुंह के अंदर एनर्जी बॉल को क्रिएट करती है। मास्टर बीलाओ कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ, मैंने अपनी बहुत सारी मार्शल एनर्जी को रिलीज कर दिया जिसकी वजह से अब मैं अपने क्रेन को ज्यादा स्पीड से नहीं उड़ा सकता। लिजर्ड मॉन्स्टर अपना मुंह खोलकर जैसे उनके क्रेन के ऊपर अटैक करने लगता है उसी वक्त वो बूढ़ी मास्टर वहाँ पर आ जाती है। ब्रदर रैन की मास्टर वहाँ पर आती है और उसको जबरदस्त किक मारते हुए उसका मुंह दूसरी तरफ कर देती है। मास्टर बीलाओ से कहते हैं बुढ़िया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बूढ़ी मास्टर से कहती है बीलाओ तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब है, तुम इस सब में कैसे फंस गए। साथ ही मास्टर बीलाओ से कहती है मुझे अभी भी वो तुम्हारा एग्रीमेंट याद है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाते हो तो जाकर ल्यू कैंग लैन से ही बात कहना, उससे कहना कि मैंने इसको माफ कर दिया है। तो रही बात रेन वैन जैन और उसकी बेटी ल्यूफी की शादी की, तो मैंने उस बात को भी इग्नोर कर दिया। अब उसकी बेटी ल्यूफी की शादी वैन के साथ नहीं होगी बल्कि उसकी शादी लिन फेंग के साथ होगी क्योंकि लिन फेंग उसके लिए ज्यादा सूटेबल है। तो बीलाओ से कहते हैं ठीक है मैं इस बात को याद रखूंगा और मैं ल्यू कैंग लैन को इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। बूढ़ी मास्टर से कहती है मुझे इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि वैन रेन जैन वो एक धोखेबाज निकल सकता है और वो हमारे सेक्टर के साथ गद्दारी करेगा। अब तुम जल्दी से अपने लिन फेंग को अपने साथ लो और इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर रुककर इन सभी को रोकने की कोशिश करती हूँ। फिर साथ ही वो जंप करते हुए वहाँ से नीचे चली जाती है। तो बीलाओ कहते हैं ये सारी मेरी गलती है क्योंकि मैं इस सेक्टर का प्रोटेक्टर था लेकिन मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पैट्रियार्च अभी भी वहाँ पर हान जुटियान के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, वो भी हान जुटियान के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं कि उसी वक्त साइड से एल्डर चू किंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए कुछ पत्थर उठाते हैं और उसके ऊपर फेंकते हैं। तो पैट्रियार्च उसके पत्थरों को अपनी तरफ आता हुआ देख लेते हैं, हालांकि वो सिर्फ छोटे छोटे पत्थर होते हैं। पैट्रियार्च अपने हाथ को ग्राउंड के अंदर दंसा देते हैं। वहाँ पर ग्राउंड के अंदर हाथ को दंसाकर एक बड़े से मिट्टी के पत्थर को बाहर निकाल लेते हैं और उसको बाहर निकालने के बाद एल्डर चू किंग की तरफ फेंक देते हैं। एल्डर चू किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं
हैं क्योंकि उस पत्थर का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। किंग कहते हैं ये तो पागल हो चुका है, ये इतने बड़े पत्थर को कैसे फेंक सकता है। एड्रियन जैसी वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करते हैं, इसी वक्त हान जुटियान भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं किंग का बहुत बहुत शुक्रिया जो इसने मेरे लिए यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस दे दिया, मैं यहाँ पर आसानी से भाग सकता हूँ। जैसे वो दूसरी तरफ भाग कर जा रही होती है, पैट्रियाज उसकी तरफ देखते हैं और ग्राउंड के ऊपर अपने दोनों पंचेस को यूज करते हुए जबरदस्त फोर्स के साथ हाथों को टकराते हैं और वो नीचे के सारे ग्राउंड को तोड़ देते हैं, जिससे शॉकवेव काफी दूर तक जाती है और ग्राउंड के अंदर से काफी सारे पत्थर ऊपर की तरफ उछलते हैं। वो उन सारे पत्थरों को पंच मारते हुए सामने की तरफ फेंकते हैं। इस बार वो पत्थर उड़ते हुए सीधे प्रिंस लैंग के ऊपर लगते हैं, चू किंग के ऊपर लगते हैं और हान जुटियान के ऊपर लगते हैं। वो सभी लोग उन पत्थरों को ब्लॉक करते हैं, लेकिन वो सभी लोग उन पत्थरों के साथ टकराकर जख्मी हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। प्रिंस लैंग उन सभी से कहते हैं मुझे लगता है कि हमारा ये वाला प्लान काम नहीं करेगा, हम लोग कब से इसके अटैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसकी अपनी मास्टर सोल इसकी बॉडी को कंज्यूम कर ले, लेकिन ये प्लान नहीं काम करेगा, चलो इसके ऊपर अटैक करते हैं। और वो सभी लोग मिलकर पैट्रियार्च के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तीनों एल्डर्स मिलकर पैट्रियार्च के ऊपर अटैक करते हैं तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उसी धमाके के साथ ही दिखाते हैं कि वो तीनों एल्डर्स वहीं पर पीछे गिरे पड़े होते हैं और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो लोग कहते हैं इसके ऊपर अटैक करने का कोई भी फायदा नहीं है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 49 का एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे पैट्रियार्च इन तीनों को यहाँ पर मारेंगे या फिर ये तीनों मिलकर पैट्रियार्च को मार डालेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पैट्रियार्च अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करने के बाद फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि उनकी मास्टर स्पिरिट पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब जबकि उन्होंने अपनी मास्टर स्पिरिट को फुल एक्सटेंड तक रिलीज किया हुआ है तो उनके सामने वो तीनों ही एल्डर्स बिल्कुल बेबस होते हैं, उनको बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं, जिससे वो तीनों वहीं पर गिर जाती है और हार मान लेते हैं। प्रिंस लैंग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन मास्टर मोजी का भी दिखाया जाता है। मास्टर मोजी को क्योंकि मास्टर कुंगला ने मार दिया था तो वो वहीं पर उनकी डेड बॉडी पड़ी होती है। उसके फादर जो कि ग्रेट एल्डर हैं वो उसके पास आते हैं और उसे उठाकर कहते हैं बेटे चलो जल्दी से उठ जाओ, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि इस तरह करने से मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। वो उसे कह रही होती है जल्दी से अपनी आंखें खोलो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन मोजी तो मर चुका है, इसी वजह से मोजी अपनी आंखें नहीं खोलता। उसके फादर वहीं पर बैठे बैठे रोना शुरू कर देती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं कि उनकी आंखें भी गुस्से से लाल हो जाती है। यहीं से नेक्स्ट सीन हमारा बेल्स वाले एरिया का दिखाया जाता है। मास्टर बीलाओ स्पिरिट क्रेन के ऊपर बैठकर लिन फेंग को बचते बचाते हैं उस बेल्स वाले एरिया में ले आती हैं। वो उसे वहाँ पर लेकर आते हैं। लिन फेंग उनसे कहता है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मास्टर बीलाओ से कहते हैं लिन फेंग क्या तुम्हें ये जगह याद है। लिन फेंग उनसे कहता है हाँ मुझे ये जगह अच्छी तरह से याद है, यहीं पर मैंने बेल्स को बजाया था और मैंने टेस्ट को पास किया था। मास्टर बीलाओ से कहते हैं मेरे पीछे पीछे आओ, ये जगह इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी तुम्हें दिखाई देती है। और वो दोनों वहाँ पर जाकर क्लिफ के ऊपर खड़े हो जाते हैं। फेंग उनसे कहता है मास्टर बीलाओ अब ये मत कहना कि हम लोग यहाँ से जंप लगाने वाले हैं। मास्टर बीलाओ से कहते हैं हाँ हम लोग यहाँ से जंप ही लगाने वाले हैं, इसलिए मेरे हाथ को पकड़ रखना, मैं तुम्हें वहाँ पर नीचे सेफली उतारूंगा। तो दोनों ही वहाँ पर ऊपर से जंप लगा देते हैं। जंप लगाने के बाद वो दोनों नीचे वाले क्लिफ के ऊपर जाकर लैंडिंग करते हैं। वहाँ पर सामने स्टोन की एक बड़ी सी वॉल होती है क्योंकि वो है स्टोन की वॉल। फेंग उनसे कहता है मास्टर अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सामने तो सिर्फ एक स्टोन वॉल है। मास्टर उस स्टोन वॉल के ऊपर नॉक करते हैं तो वहाँ पर से एक दरवाजा ओपन होता है। वो स्टोन वॉल ओपन हो जाती है और उसके अंदर एक रास्ता होता है। मास्टर बीलाओ से कहते हैं चलो अब अंदर चलते हैं। तो वो दोनों जैसे चलते हुए उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रेट हॉल होता है और उस हॉल के अंदर काफी सारे रूम्स होते हैं। एक स्पेशल रूम होता है जिसके अंदर लाइब्रेरी की बुक्स रखी होती हैं। मास्टर बीलाओ से कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये जगह किसने बनाई है, ये किसी बहुत ही महान कल्टीवेटर ने इस जगह को बनाया होगा और इसने यहाँ पर बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स को रखा हुआ है ताकि हमारे स्टार पवेलियन के अंदर जितनी बुक्स हैं उनमें से ज्यादातर हाईएस्ट लेवल की बुक्स यहीं से ली गई हैं। यहाँ तक कि हमारे सेक्टर के पैट्रियार्च को भी इस जगह के बारे में नहीं पता, सिर्फ सेक्टर के प्रोटेक्टर्स को ही पता है और वही यहाँ पर आ सकते हैं। मास्टर बीलाओ से लाइब्रेरी के अंदर लेकर आते हैं और उसे कहते हैं यहाँ पर बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स रखी हुई है। यहाँ पर जो सबसे लो लेवल की मार्शल आर्ट स्किल्स की बुक्स हैं वो भी जान लेवल की बुक्स हैं। सबसे ज्यादा बेस्ट हैं वो लोअर अर्थ टियर लेवल की बुक्स हैं। तुम इन बुक्स में से कोई भी स्किल अपने लिए रख सकते हो क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा है। साथ ही मास्टर बीलाओ से कहते हैं मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दूसरे रूम में लेकर चलता हूँ। वो उसे दूसरे रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे वेपन्स पड़े होते हैं। मास्टर बीलाओ से कहते हैं ये सारे वेपन्स, जहाँ पर जितने भी वेपन्स पड़े हैं ये सभी के सभी सोल
वेपन्स हैं। मास्टर बी लाओ लिन फेंग को सोल वेपन्स के बारे में बताते हैं कि सोल वेपन्स तुम जो नॉर्मल स्पिरिट वेपन्स यूज करती है उनसे काफी ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि इन वेपन्स के अंदर इनकी अपनी सोल होती है। हम में से किसी ने भी इनमें से किसी वेपन को भी पहले यूज नहीं किया हुआ, ये सारे के सारे वेपन्स अब तुम्हारे हैं। लिन फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। मास्टर बी लाओ से कहते हैं हैरान होने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि आज के बाद से यूनहाई सेक्टर भी तुम्हारा है। फिर साथ ही वो अपने पास एक स्टोन रिंग निकालते हैं और कहते हैं मेरे पास एक और चीज है जो कि तुम्हें फ्यूचर में जरूर काम आएगी। अपने पास से रिंग निकाल कर उसके सामने करते हैं और कहते हैं इस रिंग को अपने पास रखो। लिन फेंग कहता है लेकिन इसका काम क्या है? तो बी लाओ कहते हैं इसके ऊपर अपना खून का एक कतरा डालो। लिन फेंग अपनी उंगली के ऊपर पिंच करता है और उसमें से एक ब्लड का ड्रॉप उसके ऊपर डालता है। जैसे उसके साथ वो ब्लड का ड्रॉप डालता है, रिंग लिन फेंग की हो जाती है। लिन फेंग उसका मास्टर बन जाता है। उसी वक्त लिन फेंग को एक स्पेस दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। फेंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। मास्टर बी लाओ उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं अब वापस आ जाओ। लिन फेंग हैरान होकर कहता है अभी मैंने कुछ महसूस किया। मास्टर बी लाओ कहते हैं अब मुझे पता है कि तुमने एक बहुत बड़ी स्पेस को महसूस किया होगा। असल में मैंने तुम्हें जो रिंग दी है ये तुम्हारी स्टोरेज रिंग है, तुम इसके अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हो। सेक्टर पैट्रियार्च नैनगोन ने स्पेशली मुझे ये कहा था कि ये वाली रिंग मैं तुम्हें दूं, और इसके अंदर पहले से काफी कुछ है जो पैट्रियार्च ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। अब क्योंकि पैट्रियार्च की रिंग तुम्हारे पास है तो इसका मतलब ये है कि यूनहाई सेक्टर के नए पैट्रियार्च तुम हो। लिन फेंग उनकी बात सुनने के बाद कहता है मैं लिन फेंग जब तक मैं जिंदा हूँ यूनहाई सेक्टर को गिरने नहीं दूंगा और यूनहाई सेक्टर को मैं दोबारा से बनाऊंगा। इसका पैट्रियार्च बनकर इसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि बाकी के सेक्टर्स के सामने टिक नहीं पाएंगे। मास्टर बी लाओ से कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया, लगता है कि हमने गलत फैसला नहीं किया तुम्हें अपने सेक्टर का नया पैट्रियार्च बनाकर। फिर साथ ही मास्टर बी लाओ से कहते हैं मुझे यहाँ पर तुम्हें एक और बात बतानी है। ये बात ल्यूफी के फादर के बारे में है। वो से कहते हैं लियू के फादर जिनके नाम लियू कैंग लैन है, ल्यूफी के फादर और हमारे सेक्टर के पैट्रियार्च ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, यहाँ तक कि ये दोनों अपने आप को एक दूसरे के भाई कहा करते थे। नैनगोंग से पहले जो हमारे सेक्टर के पैट्रियार्च थे नैनगोंग के टीचर भी थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर फैसला किया कि वो नैनगोंग को पैट्रियार्चशिप नहीं देंगे, कि वो लियू कैंग को पैट्रियार्च बनाना चाहते थे। साथ ही पैट्रियार्च की सिर्फ एक ही बेटी थी और वो अपनी बेटी की शादी भी लियू कैंग के साथ ही करवाना चाहते थे। लेकिन लियू कैंग को पता नहीं क्या हुआ कि वो अचानक से सेक्टर को छोड़कर चले गए। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, ना ही उन्होंने सेक्टर के पैट्रियार्च बनने की पोजीशन को हासिल किया, ना ही उन्होंने उनकी बेटी के साथ शादी की। तब तक तो काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। पैट्रियार्च की बेटी को लियू कैंग के साथ प्यार हो चुका था और उसके छोड़ जाने की वजह से उसे लगा कि उसे छोड़कर जाया जा चुका है। उसका दिल टूट गया जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। तो बेटी की मौत के बाद हमारे सेक्टर के पुराने पैट्रियार्च बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे और वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे और एक दिन वो भी अपने सेक्टर को छोड़कर चले गए। आज तक उनके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं है कि वो अभी तक जिंदा है या मर चुके हैं, क्योंकि वो कभी भी वापस नहीं आए और ना ही कभी किसी ने उनको देखा है। पैट्रियार्च के अचानक यहाँ से चले जाने के बाद सेक्टर को एक पैट्रियार्च की जरूरत थी। लियू कैंग तो पहले ही छोड़कर जा चुके थे, तो नैनगोंग लिंग को पैट्रियार्च की जिम्मेदारी संभालना पड़ी, तो हमारा यंगेस्ट पैट्रियार्च बन गया। लियू कैंग को भी इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा था कि उसकी वजह से कीमती जान चली गई और सेक्टर के पैट्रियार्च भी सेक्टर को छोड़कर चले गए। वो इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे और इसी वजह से वो वापस आने की हिम्मत नहीं कर पाए। अपनी बेटी को वहाँ से यहाँ पर भेजा करते थे सेक्टर के बारे में मालूमात लेने के लिए। उनकी बेटी ल्यूफी यहाँ पर आकर उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया करती, लेकिन इस सबसे बड़ा झटका तो उस बूढ़ी औरत को लगा था जो कि पैट्रियार्च की वाइफ थी, यानी कि रेन की मास्टर। थोड़ी देर पहले जिसने हमारी जान बचाई है वो पुराने पैट्रियार्च की वाइफ थी और उसकी बेटी की आगे पर क्योंकि जान गई थी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास थी। वो लियू कैंग से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी, जिसकी वजह से लियू कैंग ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी इकलौती बेटी ल्यूफी की शादी उनके इकलौते डिसाइपल जिसका नाम वेन रेन जैन था उसके साथ करेंगे। इसी वजह से वेन रेन जैन यहाँ पर इतना ज्यादा एरोगेंट था क्योंकि उसे दोनों तरफ से सपोर्ट हासिल थी। ल्यूफी के साथ उसकी शादी तय की गई थी। पैट्रियार्च की पुरानी वाइफ उसकी मास्टर है। लिन फेंग उनकी सारी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता और कहता है तो अब मुझे समझ आई कि यहाँ पर चल क्या रहा है। रेन इसी वजह से इतना ज्यादा एरोगेंट था और यहाँ पर कुछ भी करने की हिम्मत रखता था। इसी वजह से उसने सभी के सामने ये बात कह दी थी कि ल्यूफी उसकी गर्लफ्रेंड है, कि ल्यूफी के फादर लियू कैंग और रेन की मास्टर के दरमियान में एक समझौता हो चुका था। मास्टर बी लाओ लिन फेंग से कहते हैं जैसा कि उस बूढ़ी मास्टर ने यहाँ पर कहा है कि तुम्हें जाकर ये मैसेज पहुँचाना होगा लियू कैंग के पास, उसे जाकर बताना कि उसकी बूढ़ी मास्टर ने उसको माफ कर दिया है। साथ ही रही बात उस शादी की, क्योंकि बूढ़ी मास्टर ने यहाँ पर कहा है कि वो रेन के साथ उसकी बेटी की शादी नहीं होने देंगी। वो चाहती है कि तुम्हारे साथ उसकी बेटी की शादी हो, तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो, अगर तुम उसके साथ शादी करना चाहो तो कर सकते हो। फेंग उनसे कहता है एल्डर मेरे और ल्यूफी के दरमियान में ऐसा कुछ भी नहीं है। मास्टर बी लाओ से कहती हैं मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, मैं तो बस यहाँ पर उस बूढ़ी मास्टर के अल्फाज को रिपीट कर रहा हूँ। तुम्हें बस ऐसे जाकर लियू कैंग से सारी बात करनी होगी, जाकर कैंगलैंड को भी ढूंढना होगा। वो इस वक्त डॉनरेन सिटी में कहीं पर होगा, जाओ और जाकर उसे ढूंढो और जाकर उसे ये मैसेज देना। फिर साथ ही मास्टर बी लाओ से कहते हैं मुझे बस तुम्हें बस इतना ही कहना था, और साथ ही वो
वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं यहीं पर सामने की तरफ एक एग्जिट है जो तुम्हें ब्लैक विंड रिज माउंटेन की तरफ ले जाएगा, जिससे तुम आसानी से सेक्टर से बाहर जा सकते हो। लिन हैरान होकर उनसे कहता है मास्टर बीलाओ आप कहाँ पर जा रहे हैं। मास्टर बीलाओ से कहते हैं सेक्टर को अभी मेरी जरूरत है, मैं सेक्टर की तरफ जा रहा हूँ ताकि वहाँ पर जाकर जितने एल्डर्स और बच्चों की जान बचाई जा सके उतनों को बचाया जा सके, क्योंकि मैं सेक्टर का प्रोटेक्टर हूँ। अगर सेक्टर यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा तो मैं भी सेक्टर के साथ ही डिस्ट्रॉय होऊंगा। और वो उसे गुड बाय बोलते हुए वहाँ से चले जाती हैं। लिन फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्लाकर कहता है हाउ यू सेक्टर आई स्नो माउंटेन विलेज वेन यू सेक्टर डॉन फैमिली। उन सारे एल्डर्स की सेक्टर्स और फैमिलीज के नाम है। वो उन सभी के नाम पुकारने के बाद कहता है तुम सभी लोगों को इसका बदला चुकाना पड़ेगा जो भी तुमने मेरे सेक्टर के साथ किया है। बस इंतजार करो, एक दिन मैं स्ट्रॉन्ग होकर वापस आऊंगा। नेक्स्ट सीन हमें सेक्टर का दिखाया जाता है जहाँ पर पैट्रियार्च नैनगोंग ने प्रिंस लैंग को उसके गले से पकड़ा होता है और साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसका गला दबाकर उसको मारने वाले होते हैं। और प्रिंस लैंग की भी बस हो चुकी होती है, वो बेचारा भी बस वहाँ पर हार मान चुका होता है कि वो मरने वाला है। लेकिन जैसे वो गला दबाकर उसको मारने लगते हैं इस वक्त वहाँ पर ब्लड निकलता है। पैट्रियार्च खुद ही जख्मी हो जाते हैं और पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाते हैं। तो उसके हाथों के ऊपर उसकी जो मास्टर स्पिरिट होती है वो वीक हो जाती है। बाकी के एल्डर्स भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। पैट्रियार्च अपने हाथों की तरफ देख रहे होते हैं। वो प्रिंस लैंग का गला भी छोड़ देते हैं। जोकिंग कहते हैं लगता है ये अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, अब ये मरने वाला है। प्रिंस लैंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो, सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करो। वो सभी लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अपने वेपन्स निकालकर पैट्रियार्च के ऊपर अटैक कर देते हैं। पैट्रियार्च उनके वेपन्स को अपने हाथ में पकड़ते हैं, फिर साथ ही वो एक जोरदार चीख मारते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। तो ये सभी लोग फिर से पीछे की तरफ हट जाते हैं। स्लैंग कहते हैं बहुत ही जल्दी इसकी पावर्स खत्म होने वाली है, बस थोड़ी देर तक यहाँ पर इसको ब्लॉक करके रखो। यहीं पर ग्रेट एल्डर की तरफ भी दिखाते हैं। ग्रेट एल्डर जो कि गुस्से में चलते हुए उसी तरफ आ रहे होते हैं। वहाँ पर दो बच्चे भी जिंदा होते हैं। वो ग्रैंड एल्डर की तरफ देखते हैं और कहते हैं जो तो ग्रैंड एल्डर है। वो ग्रैंड एल्डर से कहते हैं चलो हम सभी लोग मिलकर यहाँ से निकलते हैं, ये तो अच्छा हुआ कि आप अभी तक जिंदा हैं। ग्रैंड एल्डर भी बहुत बड़ा कमीना है, वो अपनी तलवार को घुमाता है और बेचारे उन दोनों बच्चों के गले काट देता है। उन दोनों को मारने के बाद वो गुस्से के साथ आगे बढ़ता है पैट्रियार्च को मारने के लिए। पैट्रियार्च जो कि वहाँ पर चीख मारकर उन सभी को पीछे की तरफ हटा रहे होते हैं, उसी वक्त पीछे से तलवार चलती है और पैट्रियार्च बेचारे का एक बाजू कट जाता है। ग्रैंड एल्डर वहाँ पर आता है और उसका बाजू काट देता है। तो पैट्रियार्च के मरने का सीन नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल यहीं तक एपिसोड 50 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।